देखो बेटा, काफी सारी चीजें मैं वन वे लेने वाला हूँ। वन वे अपन जो है वो इसको पढ़ने वाले हैं। फटाफट फटाफट से मैं ही चीजें को सोल्व करूंगा, मैं ही आपको दिखाऊंगा। आपने बहुत सारी चीजें हमने इस पर जो है वो पहले भी पढ़ी हुई हैं। दोबारा से हम हमारी छोटी छोटी बातों को जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज एक नया सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नाम है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला ही आता है कि क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक, किसे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जैसा कि नाम से ही महसूस हो रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज सिंपली द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज and its properties at rest। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो उससे एसोसिएट जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम छोटी छोटी बातें करेंगे। सबसे पहले चार्ज क्या होता है। चार्ज के बारे में हमने बहुत अच्छे से सुना है, बहुत अच्छे से जाना है। चार्ज सिंपली जो है वो क्या होता है, चार्ज जो है वो दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और चार्ज होता क्या है, चार्ज किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल करते हैं। तो चार्ज इज सिंपली द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, property of any substance due to which due to which any substance allow to flow the current allow to flow the current। दो तरीके की जो है वो चार्ज होती हैं हमारे पास। एक होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज इज सिंपली द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इज सिंपली द एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसे हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। कोई भी एक सब्सटेंस होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है चार्ज। उस सब्सटेंस के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है। अगर हम जो है वो केमिस्ट्री की बातों को माने, केमिस्ट्री की बातों को सुने, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि हर एक सब्सटेंस जो है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। और इन एटम के इनसाइड एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और न्यूक्लियाई के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर पॉसिबल है, न्यूक्लियाई का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से चले जाएंगे तो वहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और कहीं पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। कहीं पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करेगी, और कहीं एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो वो डेफिनेटली क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगी। तो फटाफट फटाफट से हम इन चीजों को सीखते चलेंगे। अब चार्ज जो होता है उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें बेटा, तो चार्ज जो होता है उस चार्ज के लिए हम बोले तो चार्ज हमेशा और हमेशा ट्रांसफरेबल होता है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरी अगर हम बातें करें तो चार्ज जो होता है उसको जब हम ट्रांसफर करते हैं तो चार्ज हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ट्रांसफर होता है तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं चार्ज जो है वो क्या करेगा, चार्ज हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में ट्रांसफर होता है। इस केस में हम लोग बोलेंगे कि चार्ज जब प्रोड्यूस होगा या चार्ज जब ट्रांसफर किया जाएगा तो ऐसे केस में चार्ज एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में ट्रांसफर किया जाएगा। तो डेफिनेटली चार्ज क्वांटाइज भी होता है। और इस यहाँ पर जो क्वांटा होता है वो क्या होता है, क्वांटा डेफिनेटली जो होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, क्वांटा ऑफ चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में सबसे पहले हम बोलते हैं चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफेरेबल, चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज जो है वो क्वांटाइज होगा, चार्ज ट्रांसफरेबल होगा। चार्ज दो तरीके का होगा, चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, टू टाइप ऑफ चार्ज।
एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, और चार्ज जो है वो इजीली ट्रांसफर भी किया जा सकता है। चार्ज हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में ट्रांसफर होता है। तो चार्ज के लिए हम ये भी कह देते हैं कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज है। चार्ज जो है वो कंजर्व होता है। अगर एक सिस्टम के लिए बात करते हैं तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि अगर यहां से आपने पॉजिटिव चार्ज को निकाल लिया या यहां से आपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ये इलेक्ट्रॉन है, इसका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर टोटल चार्ज को आप देखोगे तो वापस टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा। इनिशियली टोटल चार्ज इस सब्सटेंस का जीरो था, तो हमने बोला कि चार्ज जो है वो कंजर्व भी होता है। चार्ज इज कंजर्व फॉर चार्ज इज कंजर्व फॉर ए सिस्टम। पूरा का पूरा जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। और अगर बेटा यहां से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरी बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको एक और इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो उस बॉडी पर चार्ज 2e हो जाएगा माइनस का, इस बॉडी पर 2e चार्ज हो जाएगा प्लस का। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं चार्ज इज ऑल्सो एडिटिव। चार्ज जो है उसको ऐड भी किया जा सकता है, एडिटिव इन नेचर। चार्ज हमेशा और हमेशा ऐड भी किया जा सकता है। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की। चार्ज एडिटिव होता है, चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, चार्ज कंजर्वेटिव होता है। इसके बाद हम छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस जो वो फटाफट फटाफट से सोल्व करेंगे। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं बेटा, ये सारे के सारे नोट्स जो है वो आपने बना रखे हैं, नोट्स आपके पास हैं, आप उन्हीं नोट्स को लेकर बैठ जाएं। ऐसा का ऐसा आपको लिखा हुआ दिखेगा, ऐसे के ऐसे नोट्स आपने बना रखे हैं। तो नोट्स की चिंता ना करते हुए एक बार फटाफट फटाफट से अपनी रफ नोटबुक साथ रख लेंगे और जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चंस को सोल्व करते चलेंगे और फटाफट फटाफट आंसर देंगे। क्या यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हैं? ये भी बता देंगे। बेसिक बातें हैं, ये बातें हमने बहुत बार सुन ली हैं, ये बातें हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ गई हैं। तो बता दो बेटा, ये बातें समझ आ गई ना? चार्ज जो है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, चार्ज क्वांटाइज होता है, चार्ज जो है वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज होता है। ये बातें समझ आ गई क्या? और नोट्स बेटा आपके बने हुए हैं। आप इलेक्ट्रोस्टेट के नोट्स जो है आपने बहुत अच्छे नोट्स बना रखे होंगे पहले ही। आप एक बार उनको देखेंगे तो सिमिलर ऐसे ही नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो बेटा, सबसे पहला सवाल जो है वो फटाफट हम सोल्व करते हैं। कहता है कि ए सिस्टम ऑफ थ्री बॉडी ए बी सी हैज नेट चार्ज 20 कूलम। इफ चार्ज ऑन A and B are 10 and 38 coulomb respectively, then find the charge on C। अगर मैं यहां से बोलूं आपसे कि चार्ज जो है, उस चार्ज के लिए इसने बोला कि तीन बॉडी हैं, तीन बॉडी पर जो चार्ज है यानी QA प्लस QB प्लस QC बराबर उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू 20 है। ए का चार्ज, बी का चार्ज 10 प्लस 38, तो सी का चार्ज कैलकुलेट किया जा सकता है। सी पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा बेटा? ये आएगा 20 माइनस 10 माइनस का 38। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 10, 10 माइनस का 38 करेंगे तो माइनस का 28 कूलम आ जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए न्यूट्रल बॉडी इजेक्ट 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर एक्चुअल में थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुई है। ये जो वैल्यू है वो अपने पास 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो देन फाइंड द चार्ज ऑन बॉडी। यहां से इजेक्ट हो गए तो बॉडी पर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और कितना होगा? बॉडी पर जो चार्ज क्यू आएगा वो प्लस का n इंटू ई आएगा। और n की वैल्यू 10 की पावर 18 है और e की वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू 10 की पावर माइनस 1 रह जाएगी। और 10 की पावर माइनस 1 रह जाएगी तो 0.16 कूलम इस पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसके बाद देखो अगला एक सवाल उसमें क्या कहता है। कहता है कि ए बॉडी हैज 5 कूलम चार्ज, नाउ 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द बॉडी। एक बॉडी थी, उसके पास पहले से ही 5 कूलम का चार्ज था और उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा तो उस पर और चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो टोटल चार्ज ऑन बॉडी कितना आएगा? क्यू टोटल बराबर क्यू इनिशियल प्लस क्यू न्यू या क्यू प्रोड्यूस ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ वो n इंटू ई हुआ। और क्यू इनिशियल कितना है बेटा? क्यू इनिशियल 5 कूलम है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 10
टू की पावर 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू टोटल बराबर आ जाएगा 5 प्लस 1.6 दैट इज 6.6 कूलम। डेफिनेटली इस बॉडी पर जो चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 टू द 6.6 कूलम हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत आसान है, फटाफट फटाफट से जो है वो आंसर जो है वो रैपिडली बताते चलेंगे, जल्दी जल्दी बोलते चलेंगे। हाँ आराम बेटा पीछे कैसे रह गए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देना स्टार्ट करो। सिर्फ लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आपको फटाफट फटाफट उसका आंसर देना है और कुछ भी नहीं करना। क्यों पीछे रह रहे हो आराम, क्या हुआ? चलो आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। फटाफट आपको आंसर देना है, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी सोल्व करना है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए बॉडी हैज -10 कूलम चार्ज एंड 3 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम 19 इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द बॉडी, देन बॉडी विल एक्वायर हाउ मच चार्ज। पहले से कितना नया चार्ज जो बॉडी पर आएगा वो आएगा Q इनिशियल प्लस N इंटू ई। क्योंकि इजेक्ट हुए हैं, इजेक्ट होने के केस में तो पॉजिटिव चार्ज, अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो पॉजिटिव चार्ज छोड़ देता है। जल्दी जल्दी से सोल्व करो। इनिशियल चार्ज कितना, इनिशियल चार्ज आपके पास था बेटा यहां से कितना, यहां से इनिशियल चार्ज था माइनस का 10 प्लस एन, एन कितना 10 की पावर 19 इंटू 1.6 इंटू 10 तो पावर -19। फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो वैल्यू आएगी माइनस का 10 प्लस का 1.6, सोल्व करते ही पता लगा माइनस का 8.4। तो डेफिनेटली जो बॉडी पर नया चार्ज आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 8.4 हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, 3 तो भूल ही गया मैं, 3 को तो मैं ही भूल गया जल्दबाजी में, 3 भूल गए तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.8 हो जाएगा। तो 3 इंटू 10 की पावर 19 लिखेंगे। जब आप इसको 3 लिख के सोल्व करेंगे तो ये आएगा बेटा 10 प्लस का कितना, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का 10 प्लस का यहां से कितना बनेगा, ये बनेगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 और 3 इंटू 10 की पावर 19। जब इसको सोल्व करेंगे कैंसिल आउट होगा और ये वैल्यू बनेगी 4.8 और ये 4.8 होगा तो ऐसे केस में वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5.2। बिल्कुल एकदम करेक्ट है, फटाफट फटाफट से देखते चलेंगे। आराम बेटा आंसर आ गया क्या, बताओ जल्दी से। बिल्कुल, गेन जो है वो 4.8 का है और कितना उसने टोटल चार्ज एक्वायर कर लिया वो माइनस का 5.2 है। अगला सवाल सोल्व करेंगे, आपने जो है वो आंसर तो दो, फटाफट फटाफट से आंसर दो। अगला क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड पर सेकेंड फ्रॉम ए बॉडी। एक सेकेंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। तो कितने टाइम बाद जो बॉडी है उस बॉडी पर टोटल चार्ज, हमें बोला कि 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट हो रहे हैं पर सेकंड, तो कितने टाइम बाद बॉडी 3 मिली कूलम चार्ज एक्वायर कर लेगी। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे Q बराबर क्या बनेगा, Q बराबर बनेगा Q इंटू टी, या Q बराबर बनेगा स्मॉल q इंटू टी, स्मॉल क्यू इंटू टी। अच्छा स्मॉल क्यू क्या है, एक सेकंड में प्रोड्यूस होने वाला चार्ज। एक सेकंड में कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा, 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट हो रहे हैं और 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, तो इनके कारण जो स्मॉल क्यू चार्ज प्रोड्यूस होगा एक सेकंड के अंदर वो होगा बेटा 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम पर सेकेंड। इतना चार्ज एक सेकंड में प्रोड्यूस होगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो स्मॉल क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 13। ये हमारे पास स्मॉल क्यू आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि अगर एक सेकंड में स्मॉल क्यू चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो टी सेकंड के अंदर चार्ज प्रोड्यूस हुआ होगा क्यू, और क्यू की वैल्यू दे रखी थी 3 माइक्रो कुलाम, या सॉरी 3 मिली कुलाम। तो 3 इंटू 10 टू द पावर -3 बराबर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 13 इंटू टी। जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो टी बराबर आएगा बेटा 30/60 इंटू 10 की पावर 10। तो आपके पास जो है वो कितना टाइम लगेगा बॉडी को इतना चार्ज एक्वायर करने में, इतना चार्ज एक्वायर करने में बॉडी को टाइम लगेगा 15/8 इंटू 10 की पावर 10 सेकेंड। आफ्टर दिस टाइम बॉडी गेट द टोटल चार्ज ऑफ 3 मिली कुलाम। 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे, 3 मिली कुलाम चार्ज हमें क्या करना था, प्रोड्यूस करना था। एक सेकंड में प्रोड्यूस होने वाला चार्ज लिखा, हमने बोला हर एक सेकंड इतना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, तो डेफिनेटली जो है वो कितना चार्ज कितना टाइम लगेगा, 15/8 इंटू 10 टू द पावर 10 लगेगा। आरम बेटा आंसर आ गया क्या, बताओ जल्दी से, बोलो 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 फटाफट, बोलो 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 बोलो।
अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या कह रहा है, अगले सवाल में, अगला सवाल पढ़ो मेरे साथ साथ ही सोल्व करो, जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे बेटा। अगले सवाल में कह रहा है कि 10 की पावर अल्फा, 10 की पावर अल्फा, सॉरी 10 की पावर 10 अल्फा पार्टिकल आर इजेक्टेड फ्रॉम ए बॉडी पर सेकेंड। एक सेकंड में कितने पार्टिकल निकल रहे हैं? 10 की पावर 10 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। तो ऐसे केस में जो है वो बॉडी कितनी देर बाद माइनस का 4.8 नैनो कूलाम चार्ज एक्वायर कर लेगी? तो देखो बेटा, एक अल्फा पार्टिकल जब कहीं से जाता है तो वो प्लस का 2e इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, तो वहां पर कितना चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है? बॉडी पर माइनस का 2e चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो स्मॉल क्यू यानी चार्ज पर सेकंड कितना होगा? चार्ज पर सेकंड हम लोग लिखेंगे ट्वाइस ऑफ ई या माइनस ऑफ 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये तो एक अल्फा के कारण हुआ, लेकिन एक सेकंड में कितने अल्फा निकल रहे थे? 10 की पावर 10। इतना गुलाम चार्ज जो है वो पर सेकंड बॉडी पर प्रोड्यूस होगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो स्मॉल क्यू की वैल्यू आपके पास आएगी बेटा कितनी? ये वैल्यू बनेगी 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9 गुलाम पर सेकंड। अब मैं बोलूं कि टोटल चार्ज है वो माइनस का 4.8 नैनो गुलाम है, यानी 10 की पावर माइनस 9 है। इसको प्रोड्यूस होने में टी टाइम लगा, तो क्यू इंटू स्मॉल टी लिखेंगे, और Q इंटू स्मॉल टी लिख के जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या लिखेंगे बेटा इसको? माइनस का 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 इंटू टी। सोल्व कर दूंगा बेटा, माइनस से माइनस प्लस बन गया, 10 की पावर -9 -9 सोल्व हो गया, तो टी बराबर आ गया 48 डिवाइड बाई 32। अगर मैं इसको 16 से एलिमिनेट करूं तो दैट इज 3/2 मीन्स 1.5 सेकेंड। आफ्टर 1.5 सेकेंड क्या होगा? आफ्टर 1.5 सेकंड जो वो बॉडी कितना चार्ज एक्वायर कर लेगी? आफ्टर 1.5 सेकंड जो है वो 15 सेकंड नहीं आएगा बेटा, आपने कुछ गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन में, छोटी मोटी गड़बड़ आपने कहीं कहीं करी है। 1.5 सेकंड आएगा, मुझे दिख रहा है 15 सेकंड, बिल्कुल 15 सेकंड ही आएगा। नहीं, हाँ टीवी बेटा आपने भी गड़बड़ कर दी है। आराम बेटा आपने जो है वो 1.5 सेकंड वाली बात समझ आ गई क्या? कहाँ गड़बड़ हुई? बोलो 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 जल्दी से। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, फटाफट फटाफट रिप्लाई कर दीजिए। अब हाँ, अपन ने टीवी क्या कर दिया ये? आफ्टर हाउ मच टाइम? 1.5 सेकेंड। आफ्टर 1.5 सेकेंड द बॉडी गेट ए चार्ज ऑफ -4.8 नैनो कुलाम। आपने नैनो कंसीडर करना भूल गए क्या? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहता है कि क्वांटा वाज गिवन बाय द रॉबर्ट ए मिलिकन विद द हेल्प ऑफ मिलिकन ड्रॉप ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करा है, क्वांटा को डिस्कवर करा है, क्वांटा को बताया है। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं बेटा? एक छोटी सी ऑयल पर जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई करते हैं, और इस पर नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है वो mg लगता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो अप्लाई करते हैं, तो इस पर ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाता है, और उस फोर्स को बैलेंस करके हम चार्ज जो ऑन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। यही मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया जाता है? एक छोटी सी स्मॉल जो ऑयल ड्रॉप है उसके ऊपर एक छोटा सा चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है, और उसको हैंगिंग कंडीशन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लेके आया जाता है, और जिसके कारण जो है वो ये कैलकुलेट किया जाता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो ये छोटी सी बात हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद क्वार्क पार्टिकल्स की बात की गई। अगर बेटा मैं क्वार्क पार्टिकल के बारे में बात करूं तो क्वार्क पार्टिकल क्या है? देखो बेटा, हमने अभी तक एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री का जो पढ़ा उसमें सबसे छोटे स्मॉल एलिमेंट्री जो पार्टिकल्स हैं वो किसको माना? एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सबको माना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल है, लेकिन बाद में ये भी डिस्कवर कर लिया गया कि ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं इनसे तो काम नहीं चल पाएगा। वास्तव में एलिमेंट्री पार्टिकल तो क्या होते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल तो इनसे और भी छोटे होते हैं, इनसे और भी छोटे होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेसिक फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल जब हम फर्दर और डिस्कवर करते हैं तो फंडामेंटल फंडामेंटल पार्टिकल हमें जो मिलते हैं वो जो है वो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क की टर्म्स में मिलते हैं। अप क्वार्क जो होता है बेटा उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस का 2e/3 होता है, और डाउन क्वार्क पर जो चार्ज होता है वो e/3 होता है। अगर एक प्रोटॉन के फॉर्मेशन की बात की जाए तो हम यहां पर एक छोटी सी बात बोलेंगे कि जो अप क्वार्क है
अप क्वार्क पार्टिकल है उस पर जो चार्ज होगा वो प्लस का 2e/3 होगा, और डाउन क्वार्क पर कितना होगा, डाउन क्वार्क पर जो चार्ज होगा वो माइनस का e/3 होगा। अगर एक प्रोटॉन का फॉर्मेशन करना है तो कैसे करें, प्रोटॉन का फॉर्मेशन करना है तो 2e/3 प्लस का 2e/3 माइनस का e/3, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये चार्ज आ जाएगा प्लस का e, प्रोटॉन पर चार्ज तो प्लस e होता है, मतलब दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। न्यूट्रॉन की अगर बात करूंगा तो न्यूट्रॉन के केस में क्या होगा, 2e/3 प्लस फिर माइनस का e/3 माइनस का e/3, मतलब एक डाउन सॉरी एक अप दो डाउन से मिलकर बना होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो कैसे बनेगा, एक अप एक डाउन एक और डाउन, इनसे मिलकर बनेगा न्यूट्रॉन। तो हमारे पास हमें ये बेसिक बात पता चल गई कि कोई भी जो अपने पास न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रॉन हमेशा और हमेशा जो है वो किस किस तरीके से फॉर्म होता है, न्यूट्रॉन जो है वो तीन जो है वो छोटे छोटे एलिमेंट्री या तीन छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल से जो है वो क्या करता है, तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं उनके कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। और न्यूट्रॉन का जो फॉर्मेशन होता है वो अप डाउन डाउन से होता है, और प्रोटॉन का जो है वो अप अप डाउन से होता है। अप क्वार्क पार्टिकल के लिए बेटा हमेशा हमारे दिमाग में बिठा लेना कि अप क्वार्क पार्टिकल मतलब ऊपर है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, डाउन क्वार्क मतलब नीचे है, नेगेटिव चार्ज है। और डाउन क्वार्क जो पार्टिकल होता है उस पर चार्ज कम होता है, माइनस का e/3 होता है, और जो अप क्वार्क होता है उस पर प्लस का e/3 होता है। कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की ओर बात करूं बेटा चार्ज पार्टिकल्स के लिए, तो चार्ज जो होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, इनवेरिएंट होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया तो भी चार्ज नहीं बदलेगा, लेकिन मास के साथ चक्कर अलग है। मास जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अगर फोटोन की बात की जाए तो फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, लेकिन फोटोन का मूविंग मास जीरो नहीं होता। तो हम लोग बोलते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट क्वांटिटी, मींस दैट चार्ज नेवर डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज। अगर चार्ज की बात की जाए तो चार्ज रेस्ट में भी उतना ही होगा और चार्ज मूविंग कंडीशन में भी उतना ही होगा। बट मास के केस में हम बात करें तो मास मोशन के केस में बढ़ जाता है। तो हम लोग बोलते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज डजंट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, डिपेंड ऑन स्पीड, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, बट मास तो करता है। फिर एक छोटी सी टर्म और आती है स्पेसिफिक चार्ज, कई जगह लिख देता है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज इज सिंपली Q/m, चार्ज बाई मास जो होता है वही कहलाता है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज की बात करेंगे तो स्पेसिफिक चार्ज जो है उसमें मास आ गया, और मास तो डिपेंड करता है, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे मास अगर डिपेंड कर रहा है तो डेफिनेटली जो है वो स्पेसिफिक चार्ज भी डिपेंड करेगा वेलोसिटी पर। इसके बाद जो है वो ये चार्ज को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, तीन बेसिक जो है वो अपने पास क्या होते हैं, तीन बेसिक फंडे होते हैं या तीन बेसिक अपने पास प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से जब हम दो बॉडी को चार्ज करते हैं तो ऐसे केस में जो रोल प्ले करता है वो करता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए जो लीस्ट एनर्जी है वही कहलाती है वर्क फंक्शन। जब दो बॉडी को ऐसे ऐसे रब करते हैं तो ऐसे केस में उन दोनों के बीच में हीट प्रोड्यूस होती है, और जिसका वर्क फंक्शन कम होता है ना उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाता है, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है ना उस पर चला जाता है। तो ऐसे केस में फ्रिक्शन के केस में छोटी छोटी बातें हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन से जब हम चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं एक दूसरे के ऊपर, जो वो ऐसे से रब करेंगी तो क्या होगा। ऐसे केस में हमारे पास ये एक बॉडी थी अपने पास इधर, यहाँ दो अलग अलग बॉडीज हैं, एक बॉडी अपने पास ये वाली ए है, एक बॉडी ये वाली अपने पास बी है। इसके लिए जो वर्क फंक्शन है वो फाई ए है, इसका वर्क फंक्शन फाई बी है। मैंने कहा इफ फाई ए इज लेस देन फाई बी, अगर बी का वर्क फंक्शन ज्यादा है मतलब इससे ज्यादा एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, ए से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बी पर आ जाएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ए पर कैसा चार्ज प्रोड्यूस होगा, ए पर माइनस क्यू चार्ज प्रोड्यूस होगा, और बी पर क्या चार्ज प्रोड्यूस होगा, प्लस क्यू चार्ज प्रोड्यूस होगा। फ्रिक्शन के अंदर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होता है। दूसरी बात, अगर ये दोनों की दोनों बॉडी कंडक्टर हैं, दोनों की दोनों बॉडी कंडक्टर हैं, तो ऐसे केस में इनके अंदर फ्रिक्शन से चार्ज प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि अगर दो कंडक्टर को हम कंडक्ट कर देते हैं या दो कंडक्टर को हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं
जैसे ही उनको टच में लेके आ जाएंगे तो ऐसे केस में कंडक्शन से चार्ज फ्लो होने लगेगा और तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो हम लोग बोलते हैं कि जब दो बॉडी एक दूसरे के साथ रब की जाती हैं या दो बॉडी के ऊपर जो है वो फ्रिक्शन के कारण चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है तो दोनों की दोनों बॉडी में से एक इंसुलेटर होना चाहिए, दोनों कंडक्टर नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों कंडक्टर हुई तो ऐसे केस में डेफिनेटली क्या होगा, दोनों के बीच में कंडक्शन होगा, दोनों पर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट वन बॉडी must be insulated and by friction the charge produced on both body have same magnitude but opposite nature। एक पर पॉजिटिव आएगा तो एक पर नेगेटिव, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उस पर पॉजिटिव आएगा और जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उस पर नेगेटिव आएगा। ये बातें समझ आ गई ना? फटाफट फटाफट से लिखते चलो। ए जो है उसका वर्क फंक्शन कम है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ए पॉजिटिव चार्ज होगी और बी नेगेटिव चार्ज होगी। ए पर जो चार्ज आएगा बेटा वो पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल। ए पर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा ना वो पॉजिटिव होगा और बी पर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा ना वो नेगेटिव होगा। बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है कि ए पर जो हमारे पास चार्ज आएगा वो कैसा होगा, ए का जो चार्ज होगा वो तो पॉजिटिव होगा और बी पर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव होगा। एकदम करेक्ट बात है। फटाफट फटाफट से ये बातें बता दीजिए। ये बातें समझ आ गई हैं? फ्रिक्शन की सारी कहानी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। दोनों बॉडी में से एक बॉडी इंसुलेटर होनी चाहिए, दोनों का वर्क फंक्शन अलग अलग होना चाहिए। कंडक्शन, कंडक्शन का फिनोमिनन जो होता है ना बेटा वो बहुत जगह देखा जाता है। कंडक्शन केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टेट में ही नहीं होता, कंडक्शन जो है वो हीट में भी होता है। कंडक्शन जो है वो मास का भी होता है, मास भी कंडक्ट करता है, हीट भी कंडक्ट करती है, चार्ज भी कंडक्ट करता है। कंडक्शन का मतलब क्या है, जब कोई भी दो बॉडी रियल कांटेक्ट में आती है तो ऐसे केस में किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में वेरिएशन के कारण, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में डिफरेंस के कारण दोनों के बीच में एक फिजिकल क्वांटिटी का फ्लो होगा। अगर मैं बात करूं हीट के कंडक्शन की तो कंडक्शन ऑफ हीट के केस में क्या होता है, कंडक्शन ऑफ हीट के केस में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, अगर दो बॉडी अलग अलग टेम्परेचर पर है, दोनों को हमने टच कराया, दोनों को हम कांटेक्ट में लेके आए, कंडक्शन इज ऑलवेज अकर व्हेन दो बोथ बॉडी आर इन कांटेक्ट। अगर दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है तभी उनके बीच कंडक्शन होगा। और कंडक्शन होने के लिए जो है वो इसमें भी चार्ज का फ्लो होना चाहिए, इसमें भी चार्ज का फ्लो होना चाहिए, मतलब दोनों बॉडी कंडक्टर होनी चाहिए। तो कंडक्शन के केस में बोथ बॉडी आर कंडक्टर, बिल्कुल। और दोनों बॉडी अगर कंडक्टर है तो दोनों के बीच में कंडक्शन होगा और कंडक्शन जब होगा तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज का फ्लो होगा। और कब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो हम लोग बोलते हैं इन कंडक्शन बोथ बॉडीज आर कंडक्टर, दोनों की दोनों कंडक्टर होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, जब कोई भी दो स्पेरिकल बॉडी की बात करते हैं हम बेटा, तो स्पेरिकल बॉडी के केस में जब दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो ऐसे केस में अगर इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है, इनिशियली हमारे पास ये जो r1 रेडियस की बॉडी है इस पर चार्ज था q1 और फाइनली इस पर जो चार्ज था r2 बॉडी थी इस पर चार्ज था q2। जब इन दोनों को हमने कनेक्ट करा तो दोनों के अंदर चार्ज फ्लो हुआ और दोनों पर जो फाइनल चार्ज आएगा वो क्या आएगा, पहले इस पर जो चार्ज आएगा वो q1 प्राइम आएगा और इस पर जो चार्ज आएगा वो q2 प्राइम आएगा। और तब कब तक दोनों में चार्ज फ्लो होता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मतलब इस पर आ जाएगा के क्यू वन प्राइम डिवाइड बाई आर वन और इसका भी आ जाएगा के क्यू टू प्राइम डिवाइड बाई आर टू। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे Q1 प्राइम डिवाइड बाई Q2 प्राइम, यानी फाइनल चार्ज का जो रेशियो आएगा वो इनकी रेडियस के रेशियो में डिवाइड होगा। और इनिशियल जो चार्ज है वो इस पर Q1 Q2 है, तो हम लोग बोलेंगे इनिशियल टोटल चार्ज जो अपने पास है वो क्या है, Q1 प्लस Q2 है। चार्ज तो कंजर्व रहेगा और चार्ज अगर कंजर्व रहेगा तो हम लोग बोलेंगे फाइनल टोटल चार्ज हमारे पास क्या है, Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम। तो चार्ज कंजर्वेशन से हम ये भी बोलेंगे Q इनिशियल टोटल बराबर होगा Q फाइनल टोटल के, बिल्कुल। इनिशियल टोटल चार्ज और फाइनल टोटल चार्ज बराबर होंगे। तो ऐसे केस में Q1 प्राइम की वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू इंटू Q टोटल। और Q टोटल की वैल्यू भी लिखूं तो Q प्राइम या Q1 प्राइम बराबर आएगा बेटा अपने पास R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू ये वैल्यू कितनी बनेगी, इंटू ये वैल्यू बनेगी अपने पास Q1 प्लस Q2। इसी तरीके से मैं लिखूंगा Q2 प्राइम इज सिंपली रिटन एज R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू ये वैल्यू लिखी जाएगी Q1 प्लस Q2। ये हमारे पास Q2 प्राइम आएगा, ये हमारे पास Q1 प्राइम आएगा, हम इनकी वैल्यू इजीली लिख सकते हैं। तो
कंडक्शन के अंदर हमेशा और हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो होता है और ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज फ्लो होता है। अब इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, बोला गया है कि फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज कर देंगे तो ऐसे केस में इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा। तो मैंने बोला क्यू टोटल कितना है, यहाँ पर क्यू टोटल क्यू है और फाइनल चार्ज मैंने मान लिया कि इसके ऊपर फाइनल चार्ज कितना आ गया Q1 प्राइम, इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया Q2 प्राइम। तो ऐसे केस में अपने पास Q1 प्राइम और Q2 प्राइम का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, R/2R आएगा, दैट इज 1:2 मींस दैट Q1 प्राइम इज इक्वल टू 1/3 into Q और Q2 प्राइम इज सिंपली रिटन एज 2Q/3। तो मतलब डेफिनेटली दोनों बॉडीज पर जो फाइनल चार्ज होगा वो क्या होगा, पहली बॉडी पर होगा Q/3 और दूसरी पर होगा 2Q/3। ये बात समझ गए क्या बेटा? फटाफट फटाफट बोल दो जल्दी से बता दो, ऐसे एकदम फटाक देसी। ये बातें क्लियर हो गई ना? जल्दी 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 मेंशन कर दीजिए कि अगर हमारा हम जो है वो कंडक्शन से दो बॉडीज को चार्ज करेंगे तो दोनों को कनेक्ट कर लेंगे और दोनों में चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ऐसे केस में पहले पर चार्ज और दूसरे पर फाइनल चार्ज क्या होगा ये हमने इजीली बता दिया। अगले एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट फटाफट से। अगले क्वेश्चन में हमें बोलता है फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्पेयर आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एंड ऑल्सो फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। देखो बेटा, जैसे ही मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा तो मैं कह दूंगा कि इनिशियल टोटल चार्ज कितना है। वास्तव में टोटल चार्ज है 10 + 50 यानी बोले तो 60। मैंने बोला यहाँ पर जो है वो 10 चार्ज था, यहाँ पर 50 था, अब ये नहीं रहेगा, अब यहाँ पर आ जाएगा Q1 प्राइम, इस पर आ जाएगा Q2 प्राइम। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे फाइनल चार्ज ऑन फर्स्ट डिवाइड बाई फाइनल चार्ज ऑन सेकंड बराबर होगा रेडियस ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाई रेडियस ऑफ सेकंड, दैट इज 1:2 मींस दैट Q1 प्राइम इज सिंपली रिटन एज 1/3 into 60 which is equal to 20 coulomb and Q2 prime is simply written as 2/3 into 60 which is 40 कूलाम। और अगर मैं कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस होगा के Q1 प्राइम डिवाइड बाई R1। के क्यू बाई आर पोटेंशियल होता है तो ऐसे केस में बोलेंगे हम के इंटू Q1 प्राइम। Q1 प्राइम कितना आया बेटा 20 डिवाइड बाई रेडियस R, तो ये आएगा 20K/R। अपने पास कॉमन पोटेंशियल दोनों पर कितना आ जाएगा K20/R। बिल्कुल, एक पर जो है वो चार्ज आ जाएगा 20, दूसरे पे चार्ज आ जाएगा 40। फटाफट फटाफट से मेंशन करा करो, फटाफट फटाफट से लिखा करो। शाबाश बेटा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब एक और छोटे से सवाल की ओर बढ़ा। मैंने बोला कि कैलकुलेट द चार्ज ट्रांसफर, कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर क्यू टोटल इज सिंपली 10 माइनस का 20 दैट इज माइनस का 15 कूलाम। मैंने कह दिया इस पर भी फाइनल चार्ज आ गया, इस पर भी फाइनल चार्ज आ गया। मान लिया इस पर चार्ज आ गया कितना Q1 प्राइम, इस पर चार्ज आ गया Q2 प्राइम। सोल्व करके लिखूंगा तो मैं बोलूंगा Q1 प्राइम और Q2 प्राइम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा R/2R होगा, दैट इज सिंपली 1:2 मींस दैट Q1 प्राइम इज सिंपली रिटन एज 1/3 into -15। मतलब अपने पास Q1 प्राइम कितना आ गया बेटा, Q1 प्राइम आ गया -5। अब देखो इस बॉडी पर -5 फाइनल चार्ज है, इनिशियल चार्ज 10 कूलम था, तो चार्ज ट्रांसफर पूछा है तो Q2 प्राइम कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम डेल्टा Q1 लिखेंगे और डेल्टा Q1 बराबर कितना आएगा, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल बराबर कितना आ जाएगा बेटा, यहां पर अपने पास आ जाएगा -5 -10। सोल्व करूंगा तो ये वैल्यू आएगी -15 कूलम। मतलब डेफिनेटली माइनस ये इंडिकेट कर रहा है इसकी तरफ चार्ज आया होगा, इसमें चार्ज जो है वो इस सॉरी इससे चार्ज गया होगा। ये तो रिड्यूस हुआ है, इसका चार्ज डिक्रीज हो गया। पहले इसका 10 कूलम था, अब इसका माइनस का 15 कूलम हो गया, तो यहां से चार्ज गया होगा। नेगेटिव ये बता रहे हैं कि यहाँ चार्ज रिड्यूस हुआ है और रिड्यूस हुआ है तो डेफिनेटली माइनस का 50 कूलम जो है वो चार्ज का फ्लो हुआ है। तो फटाफट फटाफट से इस बात को समझते चलेंगे कि पहली बॉडी पर चार्ज जो है वो कितना आ गया, दूसरी बॉडी पर चार्ज कितना आ गया। बेटा आपने छोटी सी गड़बड़ कर दी आरम, बेटा आपने जो है वो ट्रांसफर चार्ज जो है उसको कैलकुलेट करने में गड़बड़ कर दी। उस पर 10 कूलम ही चार्ज था, उस पर फाइनल चार्ज आ गया -5। तो बिल्कुल ये आप बेटा 10 20 क्या लिख रहे हो, चार्ज ट्रांसफर पूछा है। चार्ज ट्रांसफर पूछा है तो ऐसे केस में हम एक बॉडी पर चार्ज कैलकुलेट करेंगे। इनिशियल चार्ज हमें एक बॉडी का पता होता है, फाइनल चार्ज कैलकुलेट करेंगे और दोनों का डिफरेंस लेंगे। जितना उस पर डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है उतना ही डेफिनेटली चार्ज का ट्रांसफर हुआ होगा। और अगर वहां डिफरेंस नेगेटिव है मतलब वहां से चार्ज गया है, रिड्यूस हुआ है, और वहां से चार्ज अगर गया है तो डेफिनेटली जो है वो माइनस का 15 कूलम यहाँ से चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा। -15 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ है मतलब यहाँ से चार्ज गया है। ये बात समझ आ गई क्या?
बिल्कुल। एक बॉडी पर जो चार्ज आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा -5, दूसरी बॉडी पर जब चार्ज आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा -10, और एक बॉडी पर -5 आया, एक पर -10 आ गया। हम लोगों ने बोला कि डेफिनेटली यहाँ -15। हाँ बेटा टीबी, आप क्या आप एकदम से बछड़ गए क्या? क्या हुआ? क्या हुआ टीबी? फटाफट फटाफट बताओ, देखो ऐसे मजा नहीं आएगा, नहीं तो बहुत देर लग जाएगी। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं अगले एक और छोटे से सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि ऑल स्पेयर आर आइडेंटिकल वेयर डी स्पेयर कम इन कांटेक्ट विद ए। पहले हम डी को ए के साथ कांटेक्ट में लाए, ए के साथ कांटेक्ट में लाए तो ए पर रह गया 10, डी पर भी आ गया 10। फिर हम उसको बी के साथ कांटेक्ट में लाए तो दोनों का टोटल चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा। जब दोनों की रेडियस सेम होती है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाता है, दोनों पर आधा आधा चार्ज बढ़ जाता है। इस डी पर अब चार्ज आ जाएगा 15, इस पर भी चार्ज आ जाएगा 15। फिर मैंने कहा ये जो डी है इसको इसके कांटेक्ट में लाए, तो इसके कांटेक्ट में लाते ही हमारे पास इस पर चार्ज था 15, 15 प्लस 5 यानी इस पर चार्ज बच जाएगा 10, और इस पर भी चार्ज आ जाएगा 10। तो इसके बाद ए पर 10 होगा, बी पर 15 होगा, सी पर 10 होगा, और डी पर कितना हो जाएगा 10। डी पर वापस से 10 आ जाएगा। तो बहुत इजीली हम इसे भी सोल्व कर सकते थे, फटाफट फटाफट से बता सकते थे। हम लोग बोल सकते थे ए पर कितना आ जाएगा, बी पर कितना आ जाएगा, 10 15 10 10। बिल्कुल, ये तो भाई रटा हुआ आंसर दे दिया दिखता है मुझे। इंडक्शन की बात अगर करूं तो इंडक्शन क्या है? इंडक्शन एक इस तरीके का फिनोमिनन है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर दो बॉडी एक्चुअल में कांटेक्ट में नहीं आती और विदाउट कांटेक्ट उनके बीच में ट्रांसफर हो जाता है चार्ज का। अगर कोई दो बॉडी विदाउट कांटेक्ट जिनके बीच में चार्ज का ट्रांसफर हो तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर दो बॉडीज के बीच में विदाउट जो है वो कांटेक्ट चार्ज का ट्रांसफर हो तो इस तरीके का फिनोमिनन ही क्या कहलाता है? इस तरीके का फिनोमिनन ही इंडक्शन कहलाता है। या मैं इसको बोलूं चार्ज ट्रांसफर भी ना बोल के मैं इसको और अच्छे से बोलूं तो ये कहूंगा कि विदाउट कांटेक्ट अगर किसी भी बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है या किसी भी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है तो वो इंडक्शन कहलाता है। इंडक्शन के लिए सबसे मस्ट रिक्वायरमेंट है कि एक बॉडी जो है वो चार्ज होनी चाहिए, एक बॉडी अनचार्ज होनी चाहिए। दूसरी बात, जो अनचार्ज बॉडी है वो कंडक्टर होनी चाहिए। अगर वो इंसुलेटर होगी तो उसके अंदर चार्ज का पोलराइजेशन नहीं होगा, चार्ज जो है वो जो है वो चार्ज जो है वो रीअरेंज नहीं होगा, और अगर चार्ज रीअरेंज नहीं होगा तो इंडक्शन का फिनोमिनन नहीं होगा। तो इंडक्शन के फिनोमिनन में एक बॉडी जो अनचार्ज बॉडी है वो क्या होनी चाहिए, मस्ट बी कंडक्टर होनी चाहिए। तो इंडक्शन का जो फिनोमिनन है उसके बारे में हमने छोटी सी बात कर ली। इंडक्शन के फिनोमिनन में हम क्या करते हैं बेटा, एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं। जो चार्ज बॉडी है वो इंड्यूसिंग चार्ज बॉडी कहलाती है, इंड्यूसिंग बॉडी कहलाती है, और जो अनचार्ज बॉडी है उसको हम इंड्यूस्ड बॉडी कहेंगे। और जैसे ही बेटा हम इन दोनों को पास लाते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, इसके अंदर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, चार्ज इधर भी आ जाएगा और चार्ज इधर भी आ जाएगा, कुछ चार्ज का सेक्शन इधर बनेगा, कुछ चार्ज का सेक्शन इधर बनेगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों बॉडीज को जो है वो इन दोनों बॉडी में से हम एक और बॉडी के साथ इसको अटैच करके और दोनों बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है। एक मेथड तो ऐसा है कि एक चार्ज बॉडी हम लेके आए और एक दूसरी अनचार्ज बॉडी को लेके आए, अनचार्ज बॉडी जो है उस पर इस तरीके से चार्ज आ गया और इसके कांटेक्ट में ये वाली बॉडी और लेके आ गए। जैसे ये बॉडी एक अनचार्ज बॉडी और कांटेक्ट में लेके आएंगे तो इस पर जो चार्ज है वो इधर नेगेटिव दूर की तरफ चला जाएगा और इधर पॉजिटिव दूर की तरफ चला जाएगा। अब इन दोनों को अलग कर देंगे, इन दोनों को अलग करेंगे तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। एक मेथड तो ये वाला हुआ इंडक्शन का। एक मेथड और होता है जिसमें हम क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। अगर बेटा हमारे पास ये वाला एक कोई बॉडी है, इस पर नेगेटिव चार्ज था, इसके नियर बाई हम एक अनचार्ज बॉडी को लेके आए तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस सरफेस पर आ गया। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये कंडक्टर हो और नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पर आ गया। उसके बाद हमने क्या करा, इसकी अर्थिंग कर दी। जैसे अर्थिंग करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा और इस पर इधर पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज बचने के बाद हमने अर्थिंग को हटा दिया और इस बॉडी को भी हटा दिया। जैसे इस बॉडी को हटाएंगे तो इस बॉडी पर प्लस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। ये जो मेथड होता है वही कहलाता है इंडक्शन। फिर इसके बाद एक छोटा सा सवाल बोलता है कि कैन टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, टू चार्ज पार्टिकल के लिए बात करता है तो नेवर, चार्ज पार्टिकल के अंदर कभी भी चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। चार्ज अलग अलग सरफेस पर नहीं जा सकता और अलग अलग सरफेस पर नहीं जा सकता तो वो अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो चार्ज पार्टिकल कैन टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर
बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेवर, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहता है कि कैन एनी टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? बिल्कुल। अगर हमारे पास एक बॉडी है और एक बॉडी है, ये बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और ऐसे केस में ये वाली बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जैसे ही हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आएंगे तो इनके अंदर चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इस बॉडी की पॉजिटिव इस सरफेस पर चला जाएगा और इस बॉडी का पॉजिटिव भी इस सरफेस पर चला जाएगा, और इस बॉडी का नेगेटिव इस सरफेस पर आ जाएगा, और इस बॉडी का नेगेटिव भी इस सरफेस पर आ जाएगा। इन नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होने लगेगा, इन नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होने लगेगा। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, बिकॉज इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कम है और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच का जो सेपरेशन है वो ज्यादा है। अब कई लोग ऐसे भी सोच लेते हैं कि सर नेगेटिव नेगेटिव का रिपल्शन जो सेपरेशन है वो कम भी तो है, लेकिन नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के कंपेरेटिव में कम है। ये कम होने के कारण यहाँ पर जो है वो इसका ये वाला जो फोर्स है इसको हम काउंट नहीं करते या उसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग बोलेंगे कि ये बॉडी पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज थी, मतलब इस बॉडी पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज कम था, तो ऐसे केस में यहाँ पर इन दोनों के बीच में लगने वाला रिपल्शन कम है, और वास्तव में दो अट्रैक्शन लग रहे हैं और दो रिपल्शन लग रहे हैं। दो अट्रैक्शन जो है वो हैवी हैं एज कंपेयर टू रिपल्शन। तो दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं, लेकिन दो पार्टिकल जो है वो कभी भी, दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमेशा और हमेशा एक दूसरे को रिपल करेंगे। इसके बाद जो है वो बेटा गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट के बारे में छोटी सी बात आती है। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज यूज्ड टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन बॉडी। अगर कोई बॉडी एक पॉजिटिवली चार्ज है तो और उस पर चार्ज हमें चेक करना है कि बॉडी पर चार्ज है या नहीं है, कोई बॉडी है वो चार्ज है या नहीं है, इसका चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक मेटल की रोड होती है, उसके साथ हम चार्ज बॉडी को या जिस बॉडी पर डिटेक्ट करना चाहते हैं उस बॉडी को कॉन्टेक्ट में लाते हैं। जैसे इस बॉडी को कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो ये सारा का सारा चार्ज इसकी फार अवे पॉइंट्स पर चला जाता है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में रिप्रेजेंट करा गया। यहाँ पर हम एक बॉडी में ये डिटेक्ट करना चाहते हैं कि इस बॉडी के पास चार्ज है या नहीं है, तो चार्ज वाली बॉडी को यहाँ लेके आए, प्लस प्लस यहाँ आ गया, दोनों लीफ दूर दूर हो गई। अगर दोनों लीफ दूर दूर हो गई तो चार्ज है, और अगर दोनों लीफ एक दूसरे के साथ चिपकी रही तो ऐसे केस में अनचार्ज्ड है। तो चार्ज बॉडी को जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, चार्ज बॉडी को जैसे ही हम इस रोड के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो ये दोनों लीफ एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, दोनों एक दूसरे से दूर होंगी ड्यू टू रिपल्शन। तो ऐसे केस में बॉडी चार्ज है, नहीं तो बॉडी अनचार्ज है। तो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया जाता है टू डिटेक्ट द चार्ज, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, अगर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है इस बारे में डिटेक्ट करने के लिए हम गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो बेटा एक बहुत ही शानदार सी चीज आ जाती है, कूलाम्ब फोर्स। हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है कि कूलाम्ब फोर्स बराबर होता है K(Q1Q2) अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग बोलते हैं फोर्स F बराबर लिखा जाता है K(Q1Q2) अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। वास्तव में इसकी जो डायरेक्शन है वो आर कैप की डायरेक्शन में होती है। एफ को लिखना चाहूंगा तो लिखूंगा बेटा K(Q1Q2) अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। इस तरीके से भी इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं। कूलाम्ब फोर्स जो होता है उसके लिए अगर हम छोटी छोटी बातें करें तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है हमेशा और हमेशा कूलाम्ब लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। दूसरी बात, ये जो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कूलाम्ब फोर्स लगता है, वास्तव में ये जो कूलाम्ब फोर्स है वो इन दोनों की लाइन जॉइनिंग के अलोंग लगता है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। और ये जो कूलाम्ब फोर्स है, अगर दोनों चार्ज पार्टिकल है तो ये दोनों के दोनों के लिए फिर कैसा बनता है, रिपल्सिव बनता है। इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा। ये फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट है, ये फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड है। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो आर है। अगर यहाँ इन दोनों के लिए हम बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि कूलाम्ब फोर्स जो है वो एक सेंट्रल फोर्स भी है। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर मैं Q2 की पोजीशन को चेंज करूंगा, Q2 की पोजीशन आप ये वाली लेके आ जाएंगे, तब भी एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा Q1 से पास होगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर फिक्स पॉइंट से पास होती हो और फोर्स जो है वो पोजीशन पर डिपेंड करता हो, तो ऐसे केस में डेफिनेटली क्या होगा, ऐसे केस में डेफिनेटली वो फोर्स सेंट्रल फोर्स कहलाएगा। तो यहाँ पर जो कूलाम्ब फोर्स है वो एक सेंट्रल फोर्स है, और कूलाम्ब फोर्स जो है वो पोजीशन पर भी डिपेंड कर रहा है और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन भी एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। अगर हम Q2 पर टॉर्क कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू Q1, या Q1 के रेस्पेक्ट में अगर Q2 पर टॉर्क देखेंगे तो Q2 पर जो टॉर्क आएगा ड्यू टू कूलाम्ब फोर्स वो हमेशा और हमेशा जीरो बना रहेगा। दूसरी बात, कूलाम्ब फोर्स जो होता है वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। कूलाम्ब फोर्स के लिए हम बात करते हैं तो कूलाम्ब फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है, कूलाम्ब फोर्स रिपल्सिव भी होता है। यहाँ पर बेटा जो हमने कांस्टेंट के यूज करा है, वो कांस्टेंट के जो है वो लिखा जाता है क्या, कांस्टेंट के की वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू एप्सिलॉन आर।
ये जो है वो मीडियम की प्रॉपर्टी है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम है, तो के जो है वो मीडियम पर डिपेंड करता है, तो हम लोग बोलते हैं कूलम्ब फोर्स मीडियम पर भी डिपेंड करता है। तो ऐसे केस में के की वैल्यू लिखो तो के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ इन एमके सिस्टम और इन 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 एमके सिस्टम और इन एसआई सिस्टम, बट के की वैल्यू होती है 1 इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग के की वैल्यू 1 होगी और एमके सिस्टम के अकॉर्डिंग के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होगी। यहाँ पर एक एप्सिलॉन नोट यूज करा है, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है बेटा 8.85 इंटू 10⁻12। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू अपने पास 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। कई बार आपसे बेटा के का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लेता है, एप्सिलॉन नोट का आर का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लेता है, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये बातें आपको समझ आ रही है ना? फटाफट बता दो। यहां तक की बातें क्लियर है ना? बोलो 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 बच्चों। जल्दी से बता दीजिए, यहां तक की कहानी क्लियर है ना? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, फटाफट से अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। सम प्रॉपर्टी ऑफ कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स की प्रॉपर्टीज को अभी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद एक छोटा सा सवाल है आपके लिए, कहता है कि टू इक्वली चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 10 मीटर इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज 0.9 न्यूटन, देन फाइंड द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल। ओहो, दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों का वैल्यू सेम है, तो फोर्स बनेगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर। आर दे रखा है बेटा 10 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.9। सोल्व करके लिखूंगा, इसको उधर ले जाऊंगा, सोल्व करूंगा तो क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 0.9 इंटू 100 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻⁹। सोल्व कर देंगे बेटा, एक जीरो तो ये खा जाएगा, एक जीरो इससे कटेगा तो 10⁻⁴ 8 रह जाएगा और 9 से 9 भी कट जाएगा, तो क्यू बराबर आएगा 10⁻⁻⁴ कूलम्ब। डेफिनेटली दोनों बॉडीज पर जो चार्ज रहा होगा वो 10⁻⁻⁴ कूलम्ब। आ रहा बेटा, गड़बड़ कर दी या लिखने में गड़बड़ कर दी, बता दो जल्दी से। अगला एक और छोटा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, कहता है कि टू आइडेंटिकल स्पेयर आर केप्ट एट ए डिस्टेंस आर, एक्जेक्ट ए फोर्स एफ ऑन ईच अदर, नाउ बोथ स्पेयर आर कम इन कांटेक्ट, अगेन प्लेस एट देयर नेचुरल पोजीशन, देन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन टर्म्स ऑफ एफ। देखो बेटा, यहां पर दोनों में जब फोर्स है, उस फोर्स के लिए क्या डिस्टेंस को बदला? नहीं। क्या के को बदला? नहीं। तो हम लोग बोलेंगे फोर्स पहले जो था वो था Q1 और Q2, बाद में जो फोर्स बन गया F1 वो बनेगा Q1 प्राइम इंटू Q2 प्राइम। देखो देखो देखो, ध्यान से सुनो, यहां पर जो है वो वापस उसी सेपरेशन पर ले जाके रख दिया, मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन इनिशियल और फाइनल बराबर है। इनिशियल और फाइनल बदलेगा तो बदलेगा क्या? चार्ज बदलेगा। दोनों आइडेंटिकल बॉडी हैं और दोनों को टच करा देंगे तो दोनों में कंडक्शन होगा, और इन केस ऑफ कंडक्शन अगर दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों में इक्वल इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। शांत रहे दोस्तों। फिर ये अपने पास आ जाएगा Q प्लस 5Q, मतलब फाइनल चार्ज इसको भी 3Q मिलेगा और इसको भी 3Q मिलेगा, ये बात तो एकदम सही है। और ऊपर वाले में इसको चार्ज मिलेगा 5Q और इसको मिलेगा Q। सोल्व करेंगे तो फटाफट फटाफट से ये सोल्व करते ही ऐसे निकल जाएगा। यहाँ से अपने पास F डिवाइड बाई F1 बराबर आएगा बेटा 5 डिवाइड बाई 9, तो F1 की वैल्यू आ जाएगी 9F बाई 5। नया जो फोर्स बनेगा ना वो होगा 9F बाई 5। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फटाफट फटाफट से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करते हैं। अगर बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात की जाए तो बहुत सिंपल है। अगर हमने यहाँ पर कोई एक चार्ज Q को प्लेस किया और इसके बगल में यहाँ पर एक Q1 चार्ज प्लेस कर दिया, इसके बगल में एक और Q2 चार्ज प्लेस कर दिया, इसके बगल में एक और Q3 चार्ज प्लेस कर दिया, इसकी डिस्टेंस R1 थी, इसकी डिस्टेंस R2 थी, इसकी डिस्टेंस R3 थी, इसके कारण जो इस पर फोर्स लग रहा था वो F1 लग रहा था, इसके कारण जो फोर्स लग रहा था वो F2 लग रहा था, इसके कारण जो फोर्स लग रहा था वो F3 लग रहा था। तो Q पर जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स ऑन Q इज सिंपली द वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल फोर्सेज। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज ऑलवेज यूज्ड टू ऐड। हम लोग बोलते हैं कि किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पर अगर आपको नेट फोर्स देखना हो तो वास्तव में सारे के सारे फोर्सेज को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप सारे के सारे फोर्स को ऐड करेंगे तो पार्टिकल पर नेट फोर्स मिल जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बोला गया है फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज ए। ये तो ये वाला चार्ज बैठा, इस पर तो बी भी लगाएगा, बी किधर लगाएगा? रिपल्शन लगाएगा। सी किधर लगाएगा? ये तो फोर्स ड्यू टू बी लगा। और ए किधर लगेगा? सी के कारण, तो ये फोर्स ड्यू टू सी लगा। अगर मैं नेट फोर्स देखूंगा चार्ज ए पर तो क्या लगेगा? लगेगा के इंटू 2 इंटू बी के कारण लगा 4 डिवाइड बाई डिस्टेंस 1 प्लस के इंटू 2 इंटू और सी के कारण लगा 6 डिवाइड बाई डिस्टेंस 2 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो नेट फोर्स कितना आएगा बेटा? नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 8K प्लस इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा 12 12 बाई 4 यानी 3K। सोल्व करते ही 11K का नेट फोर्स लगेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर 11K का फोर्स लगेगा। अरे सोल्व करके बता रहे हो या देख के बता रहे हो, ये तो बता दो बेटा।
फटाफट फटाफट से बताते चलेंगे। अगला एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमें बोला गया है कि नेट फोर्स ऑन चार्ज ए पर बैठा हुआ जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स क्या लगेगा। सबसे पहले बी के कारण देखा तो बी के कारण तो अवे लगेगा, और सी के कारण देखा तो इधर लगेगा। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे एफ बी है, ये एफ सी है, तो नेट फोर्स ऑन ए क्या लिखेंगे, नेट फोर्स ऑन ए लिखेंगे एफ बी माइनस एफ सी। सोल्व करके लिखो बेटा, तो बी के कारण फोर्स आया कितना, के इंटू टू इंटू वन डिवाइड बाई डिस्टेंस वन, माइनस सी के कारण कितना आएगा, सी के कारण आएगा के इंटू टू इंटू माइनस का फाइव डिवाइड बाई, माइनस तो पहले ही कंसिडर कर चुके हैं डायरेक्शन में, तो के इंटू टू इंटू फाइव डिवाइड बाई टू का स्क्वायर यानी फोर। सोल्व कर देंगे बेटा तो ये अपने पास बनेगा टू के माइनस ये बनेगा फाइव के बाई टू। सोल्व करेंगे तो आप माइनस के बाई टू फोर्स आएगा, माइनस के बाई टू की जो डायरेक्शन है वो ये बता रही है कि इस तरफ फोर्स आएगा, क्योंकि हमने इस फोर्स को पॉजिटिव कंसिडर करा है। बी वाले फोर्स को अगर पॉजिटिव कंसिडर करा और रिजल्ट हमारा नेगेटिव आया, मतलब डेफिनेटली हमारे पास जो फोर्स आएगा वो माइनस का 0.4, माइनस का 0.5 के आएगा और इधर की तरफ आएगा। फटाफट फटाफट से लिखते चलो, बता दो जल्दी जल्दी से, क्या ये आंसर आ गया था ना। तो आगे बढ़ेंगे अगले एक और क्वेश्चन की ओर। अगला बोलता है फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज बी। बी चार्ज, बी पर जो है वो नेट फोर्स क्या होगा। बी पर नेट फोर्स लिखूंगा तो एफ बी। बी पर देखो कौन कौन फोर्स लगाएगा, बी पर तो सी भी लगाएगा, बी पर तो ए भी लगाएगा। बी पर अगर फोर्स की बात करेंगे तो बी पर ए ने रिपल्शन लगाया, बी पर सी ने अट्रैक्शन लगाया, तो दोनों के कारण ये ऐड हो जाएगा, एक ए के कारण और एक सी के कारण। ए के कारण फोर्स लिखूंगा तो ये वैल्यू बनेगी के इंटू टू इंटू वन डिवाइड बाई वन, प्लस सी के कारण लिखूंगा तो ये आएगा के इंटू टू इंटू फाइव डिवाइड बाई वन। सोल्व करेंगे बेटा तो 10 प्लस टू यानी 12 के आंसर आ जाएगा। फटाफट फटाफट से बता दो। देखो बेटा आरंभ गलती कर दी आपने, गलती ये कर दी आपने दोनों की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करा, आपने दोनों की डायरेक्शन को नहीं देखा, गड़बड़ कर दी ना, है ना। इस तरीके की गलतियां नहीं करनी है आपको, हमेशा और हमेशा पेशेंस के साथ ये देख लेना है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों पर सेम डायरेक्शन में आ रहा है। ए के कारण बी पर जो लगेगा वो रिपल्शन लगेगा दूर की ओर, और सी के कारण बी पर जो लगेगा वो अट्रैक्शन लगेगा। तो फटाफट फटाफट से इस बातों को समझते हुए चलेंगे और लिख देंगे, ये बातें क्लियर हो रही है ना। अगला देखो बेटा, अगले में कहता है कि फाइंड द नेट चार्ज, इसका तो डायग्राम नहीं बनाया। चलो बेटा, इसके बाद अगला एक और छोटा सा सवाल हमारे पास स्क्रीन पर है, ये वाला क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे कि पॉइंट पी पर जो चार्ज पार्टिकल रखा गया है उस पर जो है वो कितना नेट फोर्स लगेगा। देखो बेटा, इस वाले क्यू के कारण भी लगेगा और इस वाले क्यू के कारण भी लगेगा। इस वाले क्यू को मैं कह दूं ये फर्स्ट है, ये वाले को मैं कह दूं ये सेकंड है, इसके कारण फोर्स इधर आएगा और इसके कारण फोर्स इधर आएगा, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों के लिए प्रोडक्ट ऑफ चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, और ये वैल्यू आ रही है के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए का स्क्वायर। इतना फोर्स लग रहा है और इसको हमने कह दिया एफ लग रहा है। तो ऐसे केस में यहाँ पर क्यू चार्ज पर जो नेट फोर्स आएगा, अगर दो इक्वल फोर्सेज किसी भी चार्ज पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हो तो ऐसे केस में नेट फोर्स हमेशा और हमेशा सम के केस में लिखा जाता है 2f cos थीटा बाई 2, और सब्ट्रैक्शन के केस में लिखा जाता है 2f sin थीटा बाई 2। तो यहाँ पर जो फोर्स आने वाला है वो कितना आने वाला है, वो आने वाला है 2f cos थीटा बाई 2। थीटा कितना बेटा 60, 60 का आधा 30, cos 30 √3/2, तो ये वैल्यू आएगी √3f, दैट इज सिंपली इक्वल टू अंडर √3 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो फटाफट फटाफट इन चीजों को नोट करते चलेंगे। बिल्कुल आपका आंसर एकदम सही है, आपने सही लिखा था √3 के, बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए फटाफट से। अगले क्वेश्चन में भी हमारे पास दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल इधर बैठा है F2, एक बैठा है, एक पार्टिकल पर ये वाला है, इसको सेकंड कह देंगे, इस वाले को फर्स्ट कह देंगे। हम बोलेंगे इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इसके कारण भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, दोनों के कारण जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा, दोनों में भी 60 डिग्री का एंगल। तो नेट फोर्स यहाँ भी बनेगा √3f, और उसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा √3 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर बातें, यहाँ भी √3f ही आंसर आने वाला है। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों फोर्स एक दूसरे से 60 डिग्री पर इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों के दोनों फोर्स एक दूसरे की ओर ऐसे खींच रहे हैं। तो फटाफट फटाफट से नोट करते चलेंगे कि यहाँ भी जो फोर्स लगा वो कितना लगा, √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लगा। ये बातें समझ आ गई क्या,
फटाफट फटाफट बताओ बेटा, ये बातें क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी ऐसे कमेंट सेशन में मेंशन करते चला करो, एकदम से फटाफट फटाफट से। आगे बढ़ते हैं एक और छोटे से सवाल पर। एक और सवाल में ये बोला गया है, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है और इस पर चार्ज बैठा है क्यू, इधर चार्ज बैठा है क्यू, इधर भी चार्ज बैठा है क्यू, तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? अगर आपको इस पर नेट फोर्स देखना है तो इस पर एक फोर्स इधर आएगी, एक फोर्स इस पर इधर आएगी। एक फोर्स इस पर इधर आई, मैंने कह दिया ये सेकंड भाई साहब हैं, ये वाले फर्स्ट भाई साहब हैं, तो इनके कारण F1 आई और इनके कारण F2 आई, तो नेट फोर्स जो है वो कितनी बन गई? अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, बिकॉज एंगल बिटवीन F1 एंड F2 आर 90 डिग्री, तो ये वैल्यू आ जाएगी रूट टू एफ लिखेंगे तो ये वैल्यू बनेगी रूट टू ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। बिल्कुल। इसके बाद अगला एक और छोटा सा सवाल हमने देखा, हमने बोला यहाँ पर पॉइंट पी पर ये बैठा है एक चार्ज पार्टिकल, और ऐसे केस में ऊपर वाला जो है, या यूं बोलूं इसको मैं फर्स्ट कह देता हूं और इसको मैं सेकंड कह देता हूं, तो इसके कारण फोर्स आई F1 इधर और ऊपर वाले के कारण आई F2 इधर। दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, लेकिन इस बार दोनों इक्वल नहीं है, तो ऐसे केस में नेट फोर्स क्या बनेगा? ऐसे केस में जो नेट फोर्स आएगा बेटा, वो हमारे पास लिखा जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर का होल रूट। F1 की वैल्यू लिखूंगा तो वैल्यू बनेगी के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 9a स्क्वायर और इसका स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले में देखूंगा तो ये वैल्यू बनेगी के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 16a स्क्वायर और इसका स्क्वायर और इस पूरे का होल रूट, ऐसा वैल्यू आएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो के क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा, तो नेट फोर्स हमारे पास क्या लिखा जाएगा बेटा? के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये तो बाहर आ गया, या 1/9 का स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ 1/9 स्क्वायर प्लस 1/16 स्क्वायर। आप जब इसे सोल्व करेंगे 9 स्क्वायर 6 स्क्वायर 16 स्क्वायर ये तो बाहर आ जाएंगे, 9 का स्क्वायर 81 और 16 का स्क्वायर होगा अपने पास 256, तो आप इसको सोल्व करके लिख दीजिए, ये बनेगा बेटा 256 प्लस 81 डिवाइड बाई 9 स्क्वायर इंटू 16 स्क्वायर इंटू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ऐसा ऐसा सा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। फटाफट फटाफट से इन क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। बेटा यहाँ पर जो है वो दोनों फोर्स की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए हमने इसको अलग अलग करा। ये बातें समझ तो आ रही है ना? ज्यादा तेज तेज तो नहीं चल रहे ना हम? बोलो बोलो बोलो। चलो, ये एक छोटा सा सवाल है बेटा, इसमें आपको बोला गया है फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस एट द सेंटर। फटाफट फटाफट से हम इसी में आ जाते हैं कि जो सेंटर पर प्लेस किया गया चार्ज है उस पर नेट फोर्स क्या लगेगा। तो चलो बेटा, इसी से जो है वो शुरुआत कर देते हैं कि इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना एक्जेक्ट करेगा। ये यहाँ जो क्यू चार्ज प्लेस किया गया है, इस चार्ज क्यू पर फोर्स कितना लगेगा? देखो बेटा, सिंपल सी बात है, हमें एक बहुत अच्छे से पता है, हम इसे बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। फटाफट फटाफट मेरे साथ ही आप जो है वो सोल्व करते चलेंगे। यहाँ पर क्यू के कारण इधर फोर्स आएगा एफ, तो 4Q के कारण इधर फोर्स आएगा 4F, तो इधर फोर्स आया F, इधर फोर्स आया 4F। और हमने बोला 2Q के कारण इधर फोर्स जो आएगा वो आएगा 2F, और 5Q के कारण जो फोर्स आएगा वो इधर की तरफ आएगा 5F। 6Q के कारण इधर जो फोर्स आएगा वो बेटा 6F आएगा। 3Q के कारण इधर जो फोर्स आएगा वो 3F आएगा। अब जब इनको आप सोल्व करेंगे तो एक्चुअल में ये जो फोर्स है वो कुछ इस तरीके से आएंगे, 3F इधर आ जाएगा और इधर की तरफ जो है वो वापस से एक 3F बनेगा, और एक इस तरफ बीच में जो है वो 3F फोर्स बनेगा। ये दोनों जो है वो 120 डिग्री एंगल पर हैं, और 120 डिग्री एंगल पर दो कोई इक्वल फोर्स अगर एग्जेक्ट कर रहे हो तो उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के इक्वल होता है और सेम आता है, तो इसी डायरेक्शन में 3F और फोर्स आ जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट। तो F नेट जो आएगा, नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल विच इज सिचुएटेड एट सेंटर इज सिंपली इक्वल टू 6F, और उसकी वैल्यू होगी 6K कैपिटल क्यू स्मॉल के कैपिटल क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, यानी ये वैल्यू आएगी 6 KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। फटाफट फटाफट से जो है वो मेंशन करते चलेंगे। बिल्कुल, अपने पास जो फोर्स आएगा वो 6F आएगा। रट के बैठे हो ना बेटा? फटाफट फटाफट से हमने लिख लिया कि सेंटर पर बैठा हुआ जो पार्टिकल है उस पर जो है, या सेंटर पर जो पार्टिकल है उस पर नेट फोर्स जो है वो 6F आएगा। तो फटाफट से हमने कैलकुलेट कर लिया। आराम बेटा, आपने भी कैलकुलेट कर लिया? क्या जल्दी से बता दो, थोड़ा थोड़ा स्पीड को हम बूस्ट करेंगे, जल्दी जल्दी से बताते चलेंगे। क्या आपका ये वाला आंसर आ गया? ये बात आपको समझ आ गई कि इस पर जो है वो नेट फोर्स 6F बनेगा? बोलो 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 बोलो।
आगे बढ़ते हैं अगले एक और क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 सो दैट द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। हमारे पास जो Q1 चार्ज पार्टिकल है उसको हमने कहाँ प्लेस कर रखा है, यहाँ पर प्लेस कर रखा है। यहाँ पर अपने पास चार्ज Q है और यहाँ पर चार्ज Q है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मतलब इस पर भी नेट फोर्स जीरो होगा और इस पर भी नेट फोर्स जीरो होगा और इस पर भी नेट फोर्स जीरो होगा। मैंने इस वाले चार्ज को पकड़ा और इस पर नेट फोर्स लिखना चाहा तो इस पर Q1 के कारण जो फोर्स आया उसको मैंने नाम दे दिया वो F1 है और इस Q के कारण जो फोर्स आया उसको मैंने नाम दे दिया वो F है। तो Q1 मुझे नेगेटिव कंसीडर करना पड़ा और उसके कारण इधर की तरफ फोर्स आया। क्यों? क्योंकि ये जो सेम सेम चार्जेस थे इनके बीच में तो रिपल्शन लग रहा था और इनको अट्रैक्शन फोर्स की नीड थी ताकि नेट फोर्स जीरो हो सके। तो ऐसे केस में हमने बोला फोर्स लगेगा के Q1 Q, यानी F1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा? F1 बराबर आएगा के Q1 Q डिवाइड बाई A/2 का स्क्वायर। और F फोर्स कितना आएगा? F फोर्स बराबर आएगा के कैपिटल Q डिवाइड बाई A का स्क्वायर। तो ऐसे केस में हमारे पास F1 की वैल्यू आ गई बेटा कितनी? के Q1 Q डिवाइड बाई A स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 चला गया पलटी मार के ऊपर। दूसरे केस में हमारे पास जो फोर्स आया उसकी वैल्यू कितनी आई बेटा? के Q स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर। और ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे तभी नेट फोर्स जीरो बनेगा। तो हम लोग बोलेंगे फॉर नेट फोर्स इक्वल टू जीरो F1 मस्ट बी इक्वल टू, या मैग्नीट्यूड ऑफ F1 मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F, दैट मस्ट बी इक्वल टू 4 टाइम K Q1 Q डिवाइड बाई A स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू के Q स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर। A स्क्वायर K कैंसिल आउट हो जाएगा, A Q से A Q भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से Q1 का वैल्यू आ जाएगा कितना? Q/4। ये तो मैग्नीट्यूड आया और डेफिनेटली Q1 को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। मतलब Q1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ Q/4। Q1 की जो वैल्यू बनेगी ना हमारे पास वो आएगी माइनस Q/4। फटाफट फटाफट से हमने लिख दिया और इजीली सोल्व कर लिया। अगर आपको कभी भी ऐसा बोलता है कि एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में होता है तो सिस्टम का हर पॉइंट इक्विलिब्रियम में होता है और सिस्टम का हर पॉइंट इक्विलिब्रियम में होता है, इसका मतलब तो ये होता है कि हर एक पॉइंट पर जो नेट फोर्स जो है वो जीरो होगी और हर एक पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो होगी, या हर एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो होगी और हर एक पॉइंट पार्टिकल पर अगर नेट फोर्स जीरो होगी तो डेफिनेटली जो Q1 है या इस वाले बाहर वाले Q चार्ज पर जो फोर्स है वो भी जीरो होगी और उस पर फोर्स जीरो होगी। तो दोनों के कारण लगने वाली फोर्स को इक्वल करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस Q/4। ये आ गया ना आंसर? फटाफट फटाफट से मेंशन करते चलो। आगे बढ़ते हैं। अगला एक और छोटा सा सवाल हमें दे रखा है। अगले सवाल में देखो क्या बोलता है बेटा। फटाफट से मैं अगले क्वेश्चन की ओर चला गया। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि बताओ इस Q1 की वैल्यू क्या होगी जिससे कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। इस Q1 की वैल्यू क्या रखूं जिससे ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो सबसे पहले बेटा मैंने देखा ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है। इस चार्ज Q के मैं नामकरण कर देता हूं। तो ये फर्स्ट चार्ज है या इसको मैं बोल देता हूं ये सेकंड है, ये अपने पास थर्ड है और ये वाला बीच वाला इसको फर्स्ट बोल देते हैं और ये फोर्थ बोल देते हैं। अब हम लोग बोलते हैं कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो फोर्थ चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स जो है वो जीरो होगा। एफ नेट ऑन फोर्थ या एफ नोट नेट ऑन ईच पार्टिकल रिमेन जीरो। नेट फोर्स फोर्थ पर अगर जीरो होगा तो फोर्थ पर देखो कौन कौन फोर्स लगाएगा। एक तो फोर्स पर सेकंड फोर्स लगाएगा और एक फोर्स पर फोर्थ पर थर्ड फोर्स लगाएगा। थर्ड वाला चार्ज पार्टिकल ये वाला है, ये फोर्स इधर लगाएगा और सेकंड वाला चार्ज पार्टिकल ये वाला है, ये फोर्स इधर लगाएगा। दोनों के लिए देखूंगा तो दोनों के लिए प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम है, दोनों की डिस्टेंस भी सेम है तो फोर्स के मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे। F2 बराबर होगा F3 के। F2 और F3 का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों की वैल्यू बराबर रहेगी। तो F2 और F3 का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर रहेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ F2 बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ F3 के। ऐसे केस में हमने बोला इसकी वैल्यू आएगी के क्यू बाई ए स्क्वायर। दूसरे वाले के लिए भी के क्यू बाई ए स्क्वायर। दोनों जो है वो एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल पर हैं तो डेफिनेटली इनका रिजल्टेंट ठीक बीच में आएगा और इनका जो रिजल्टेंट बनेगा एफ नेट वो इसका और इसका रिजल्टेंट होगा। इसका और इसका रिजल्टेंट जो आएगा हमारे पास वो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, यानी F2+3 आएगा। और F2+3 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा? दो फोर्स अगर 60 डिग्री पर हो तो ऐसे केस में उनका जो रिजल्टेंट आता है, दोनों फोर्स अगर इक्वल हो तो उनका रिजल्टेंट कितना आता था? हमें पता है इनका रिजल्टेंट जो है वो आएगा डेफिनेटली रूट रूट 3 × F। कैसे सोल्व कर दिया? हमने लिख दिया 2F cos θ/2। जब दो फोर्स इक्वल फोर्स थीटा एंगल पर एक्ट कर रहे हो और उनके एडिशन का रिजल्टेंट लिखना है तो वो 2F cos θ/2 होता है और उसकी वैल्यू आएगी 2KQ स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू कोस θ/2 यानी कोस 30, दैट इज √3/2। सोल्व कर दूंगा वैल्यू तो ये आ जाएगी √3KQ स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। बिल्कुल। दूसरा, यहां पर हमारे पास ये जो फोर्स लगेगा ना बीच वाले के कारण F1,
ये फोर्स ऊपर की ओर लगेगा तभी ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर सेकंड और थर्ड पार्टिकल ये वाला, थर्ड पार्टिकल ये वाला, ये दोनों के दोनों पार्टिकल इस फोर्थ पार्टिकल पर अवे फोर्स लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली Q1 को इसको टुवर्ड्स फोर्स लगाना पड़ेगा, और Q1 अगर इसके टुवर्ड्स फोर्स लगाएगा तो ऐसे केस में क्या होगा, Q1 जो है वो डेफिनेटली नेगेटिव होगा, ये तो श्योर हो चुका है। और नेगेटिव होगा तो ऐसे केस में ये डिस्टेंस कितनी होती है, अगर ये वाली डिस्टेंस देखते हैं तो ये डिस्टेंस होती है बेटा a/√3। ये डिस्टेंस हमें पता है, ये डिस्टेंस इसके सेंटर की डिस्टेंस है और वो a/√3 होती है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे फॉर नेट फोर्स इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3। तो ऐसे केस में F2 एंड F3 का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड और F1 का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होंगे। तो ऐसे केस में K Q1 Q डिवाइड बाई, नीचे लिखूंगा a/√3 और इस पूरे का स्क्वायर बराबर होगा किसके, बराबर होगा K Q स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर इंटू √3। फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे, K से K Q ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, A स्क्वायर से A स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ √3 का स्क्वायर है तो 3 पलटी मार के ऊपर पहुंच जाएगा। यहाँ से जो आ जाएगा बेटा वो आएगा 3Q1 बराबर कितना आ जाएगा, Q इंटू √3। इसको सोल्व करेंगे आप तो Q1 बराबर आएगा कितना, Q1 बराबर आएगा Q/√3 और ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो माइनस ऑफ Q/√3 इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से हमने लिख लिया, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, माइनस ऑफ Q/√3। एक बार चेक करेंगे, एक बार सोल्व करके देखेंगे क्या इसका आंसर आपका यही आया। बिल्कुल आराम बेटा, आपका आंसर एकदम ठीक था। और बाकी देख लेना एक बार के लिए, क्या आपका आंसर यही आया, फटाफट से बताते चलेंगे। इसके बाद एक छोटा सा हमारे पास जो है वो एक अरेंजमेंट है, छोटा सा एक हमें पॉइंट दे रखा है। छोटा सा पॉइंट क्या है, छोटा सा पॉइंट इतना सा है, कहता है कि अगर हमारे पास एक सिमेट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, सिमेट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ Q, 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 तो सेंटर पर अगर जो चार्ज प्लेस करेंगे उस पर नेट फोर्स 0 होगा। अगर यहाँ भी Q Q Q सब जगह से जो है वो सिमेट्रिक चार्ज प्लेस कर दिए जाएं तो डेफिनेटली सेंटर पर नेट फोर्स 0 आएगा। और यहाँ भी चार्ज Q Q Q और यहाँ भी चार्ज Q Q प्लेस कर दिया जाए तो सेंटर पर कोई भी चार्ज प्लेस कर लो, हर एक केस में उस सेंटर पर प्लेस करने वाले चार्ज पर नेट फोर्स 0 होगा। ये छोटी सी एक बात आपको अच्छे से क्लियर समझ आ जानी चाहिए, मेरे ख्याल से ये बात समझ आ गई होगी कि जब भी हमारे पास इफ ए चार्ज इज प्लेस्ड एट द सिमेट्रिक सेंटर ऑफ अरेंजमेंट देन नेट फोर्स ऑन इट इज 0, डेफिनेटली उस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर पर अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को प्लेस कर देते हैं तो डेफिनेटली उस पर नेट फोर्स कितना आता है, 0 आता है। बहुत बेसिक सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत इजी वे में हम इसे लिख सकते हैं, बहुत इजी वे में हम इसे समझ सकते हैं। उधर वाला इतना फोर्स लगाएगा, इधर वाला फोर्स उतना ही लगाएगा, एकदम से आपके दिमाग में ये होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखो क्या कहा है, उसके बाद कहा है कि हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है इस सिचुएशन में। इस अगला एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दिया गया कि बताओ जी फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सेंटर। सेंटर पर जो चार्ज प्लेस किया गया है उस पर नेट फोर्स क्या होगा, सेंटर पर जो चार्ज हमने प्लेस करा है उस पर नेट फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम एक छोटा सा जुगाड़ लगा देते हैं इस केस में। क्या जुगाड़ लगाएंगे, सबसे पहले इसको सिमेट्रिक बनाएंगे। सिमेट्रिक तो है नहीं लेकिन बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए क्या करेंगे, एक जिस पॉइंट पर चार्ज प्रेजेंट नहीं है वहां पर एक चार्ज प्रेजेंट कर देंगे, यानी ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने बोला यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज प्लस का Q प्लेस कर दो और एक चार्ज माइनस का Q प्लेस कर दो। जैसा ही प्लस Q चार्ज प्लेस करा तो इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण इन सब के कारण नेट फोर्स हो गया 0, ऊपर रह गया -Q और नीचे यहाँ पर सेंटर पर रह गया Q। तो डेफिनेटली फोर्स इधर की ओर आने वाला है और फोर्स की वैल्यू आएगी बेटा K Q स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर। A क्या है यहाँ से इसकी सेंटर से डिस्टेंस, या कई जगह इसको हम ऐसा भी लिख देते हैं कि Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, वेयर R इज द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ पेंटागन। सेंटर ऑफ पेंटागन पर अगर हमने एक चार्ज प्लेस किया है तो ऐसे केस में इस पर नेट फोर्स जो है वो कितना होगा, केवल -Q के कारण होगा। ऐसा करने के लिए हमने बहुत इजी सी अप्रोच को यूज करा, और वो अप्रोच क्या है, वो बहुत इजी सी अप्रोच है कि +Q और -Q करके इसको सोल्व कर दिया। फटाफट से हमने ये भी सीख लिया। आगे बढ़ते हैं अगले एक और छोटे से क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल एट P। हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल थे, एक चार्ज पार्टिकल Q को यहाँ प्लेस किया गया था, एक चार्ज पार्टिकल
क्यू को यहाँ प्लेस किया गया था। यहाँ ये जो पॉइंट है वो पी है और इस पॉइंट पी पर भी एक क्यू चार्ज प्लेस किया गया है। इस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा बेटा, इस क्यू चार्ज पर ये दोनों जो पार्टिकल हैं वो जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो फोर्स किधर किधर लगेगा, इस क्यू चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा और इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसे हम कह देंगे एफ, और इस क्यू चार्ज पार्टिकल पर इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसे भी हम कह देंगे एफ। अब ये दोनों के दोनों फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। क्यों? क्योंकि इन केसेस में जो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है और जो सेपरेशन है वो सेम है। देखो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, एक प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पर और एक सेपरेशन पर। अगर चार्ज का प्रोडक्ट और सेपरेशन सेम हो तो ऐसे केस में फोर्स की वैल्यू सेम होगी, इधर फोर्स लगेगा एफ, इधर फोर्स लगेगा एफ। अगर ये वाला एंगल थीटा कंसीडर करूंगा, ये वाला एंगल थीटा कंसीडर करूंगा, तो ऊपर वाला एंगल भी थीटा बनेगा। एफ का इधर कंपोनेंट लूंगा, एफ कोस थीटा, इधर कंपोनेंट लूंगा, एफ कोस थीटा, रिजल्टेंट बनेगा 2f कोस थीटा। और ऐसे ही एफ का एक कंपोनेंट इधर भी आएगा, एफ साइन थीटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एफ साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो नेट फोर्स की जो वैल्यू आएगी एफ नेट बराबर कितना आएगा, 2f कोस थीटा। और इसको जब सोल्व करके लिखूंगा तो वैल्यू बनेगी 2k स्मॉल क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका पूरे का होल रूट और इसकी पावर 2 इंटू कोस थीटा। कोस थीटा इज सिंपली रिटन एज, सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर बनी, ये वाला बना बेस, तो कोस थीटा इज सिंपली रिटन एज बेस अपॉन हाइपोटेनस, देन हाइपोटेनस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो ये हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी। नेट फोर्स की जो वैल्यू बनेगी अपने पास यहाँ पर वो बनेगी बेटा 2k स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 तो पहले से था, प्लस 1/2 और कर दो, कितना बनेगा 2 प्लस 1/2। 2 को सोल्व करूंगा अंडर रूट के साथ, 2 के सोल्व करूंगा अंडर रूट के साथ, कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 1/2 यानी ये वैल्यू बनेगी 3/2। तो नेट फोर्स हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा। बहुत आसानी से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। एक के कारण फोर्स इधर लगेगा, एक के कारण फोर्स इधर लगेगा, दोनों का रिजल्टेंट आपको लिखना है। आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले एक और छोटे से सवाल की ओर। फटाफट फटाफट से हमने बोला इस बार यहाँ पॉइंट पी पर जो चार्ज हमने रख दिया है वो पॉइंट पी पर चार्ज हमने क्यू रख दिया है, और क्यू चार्ज रखा तो ऐसे केस में ये पॉजिटिव चार्ज रखा और ये नेगेटिव चार्ज रखा। जब एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया और एक नेगेटिव चार्ज ले लिया तो ऐसे केस में क्या होगा, पॉजिटिव वाला इसको रिपल करेगा और रिपल करेगा तो इस पर फोर्स इधर लगाएगा, और नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव वाला इधर फोर्स लगाएगा। हमने बोला ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। एफ का एक कंपोनेंट इधर एफ कोस थीटा आएगा, एफ का कंपोनेंट इधर आएगा एफ साइन थीटा, और ऐसे केस में एफ के जो है वो दो कंपोनेंट इधर के आएंगे, कितने आएंगे, इधर की तरफ एफ साइन थीटा आएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा वो 2f कोस थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर जो नेट फोर्स बनेगा वो कितना बनेगा, नेट फोर्स इज सिंपली रिटन एज 2f साइन थीटा, और ये हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा 2f साइन थीटा। ऑब्वियसली थीटा के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एफ की वैल्यू लिखूंगा बेटा तो ये वैल्यू आएगी 2k स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और सॉरी 2k स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है, सेपरेशन इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर अंडर 1/2, और इसका स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर यानी ए अपॉन हाइपोटेनस दैट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि नेट फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, 2k स्क्वायर डिवाइड बाई ए अपॉन ये पावर आ जाएगी 1 और इधर पावर आएगी 1/2, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी 3/2। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो नेट फोर्स आएगा वो भी वैसा ही आएगा, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होने पर इक्वेटोरियल लाइन पर, देखो बेटा ये जो लाइन है वो इसके ठीक मिड पॉइंट से पास हो रही है और इसकी जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके परपेंडिकुलर है, इसीलिए इस लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन कह देते हैं। अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो, यहाँ कोई भी पॉइंट पर जो है वो एक चार्ज पार्टिकल प्लेस किया गया हो तो इस चार्ज पार्टिकल पर इधर की तरफ फोर्स लगता है, कहां से कहां, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ फोर्स लगता है। आगे जाके डायपोल की कहानी सुनेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ लेंगे। अब एक बार के लिए ये बातें बता दीजिए, आपको ये क्लियर तो हो रहा है ना, फटाफट फटाफट से मेंशन कर दीजिए, जल्दी जल्दी बताते चलेंगे, ये बातें समझ आ रही ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट से ही। अगला जो क्वेश्चन है बेटा उस क्वेश्चन के अंदर क्या करा गया कि तीन जो है वो पार्टिकल्स को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर प्लेस किया गया और तीनों जो चार्ज पार्टिकल हैं वो एक इसी प्लेन में है। थर्ड चार्ज पार्टिकल इस प्लेन से ऊपर उठा के रख दिया गया। थर्ड चार्ज पार्टिकल को हमने ऊपर कितनी डिस्टेंस पर रखा, एक्स पर रखा। अगर उसको ऊपर की ओर हमने एक्स पर रखा है तो ऐसे केस में उस पर नेट फोर्स कितना होगा, फटाफट फटाफट से हमने कैलकुलेट करने की कोशिश करी तो कितना वैल्यू आया। हमने इसको सोल्व करने के लिए जो है वो इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करा, सोल्व करा। जब हम इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करके सोल्व करेंगे, रिजल्टेंट लिखेंगे तो हमारे पास देखो क्या रिजल्टेंट
रिजल्टेंट आएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो है वो ये क्यू है, ये क्यू है, दोनों लाइक चार्जेज हैं, तो रिपल्शन का फोर्स लगेगा, रिपल्शन का फोर्स लगेगा तो इस तरीके से इसका कंपोनेंट बनेगा। और ये जो लाइन है, इस लाइन के लिए देखो बेटा, यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा 3D का विजुअलाइजेशन है। हम देखेंगे तो क्यू पॉइंट पर एक फोर्स इधर की ओर आएगा, एक फोर्स इस पर इधर की ओर आएगा, एक फोर्स इस पर थोड़ा सा टिल्टेड इधर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ होगा ये फोर्स। और इसके बीच में जो सेंटर की लाइन बनेगी ना, वो सेंटर की लाइन कैसी बनेगी, देखो देखो देखो, सेंटर की जो लाइन बनेगी ना बेटा, वो कुछ ऐसी 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 सेंटर की लाइन बनेगी, जो इधर से भी एंगल थीटा बनाएगी, इसके साथ भी एंगल थीटा बनाएगी और इसके साथ भी एंगल थीटा बनाएगी। एफ का आप इधर कंपोनेंट लेंगे, एफ कोस थीटा आएगा, इधर एफ कोस थीटा आएगा, इधर एफ कोस थीटा आएगा, और एफ का इधर कंपोनेंट एफ साइन थीटा आएगा। एफ का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा एफ साइन थीटा, और एक एफ का कंपोनेंट इस तरफ आएगा। ये तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर होंगे और ये तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स एफ नेट बराबर कितना बनेगा, एफ नेट बराबर बनेगा 3F कोस थीटा। और 3F कोस थीटा लिखूंगा तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी बेटा, 3 इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर, उसकी पावर आ जाएगी 2, और इंटू कोस थीटा। कोस थीटा इज सिंपली रिटन एज ये थीटा एंगल, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये बना गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आ गया एक्स। तो परपेंडिकुलर जो है वो सॉरी, ये अपने पास परपेंडिकुलर ए है और बेस जो है वो बनेगा एक्स, तो बेस की वैल्यू आ गई एक्स डिवाइड बाई हाइपोटेनस, डिवाइड बाई हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज सिंपली रिटन एज 3 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स डिवाइड बाई, यहाँ से पावर आ जाएगी 1 और यहाँ से 1/2, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो बहुत आसानी से हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सा काम है। हमने क्या करा यहाँ पर, बहुत सिंपल सिंपल सा काम करा। हमने बोला सबसे पहले तो तीनों जो फोर्स आएंगे ना, तीनों फोर्स एक दूसरे से जो है वो इस तरीके से इंक्लाइंड होंगे, एक इधर होगा, एक इधर होगा, तो एक इधर होगा। तीन जो है वो इस तरीके से इंक्लाइंड होंगे, तीनों डायरेक्शंस में इंक्लाइंड होंगे। उनके जब आप साइन कंपोनेंट करोगे तो वो इस प्लेन में आएंगे, और एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक उनका इधर आ जाएगा, तीनों 120 डिग्री के एंगल पर आएंगे, और उनका रिजल्टेंट कितना बनेगा, 0 बनेगा। और जो ऊपर की फोर्स आएंगी वो कितनी आएंगी, 3F cos थीटा आएंगी, और जैसे ही आप 3F cos थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास जो है वो रिजल्टेंट आ जाएगा। फटाफट फटाफट से इन चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में देखो क्या कर दिया गया, अगले क्वेश्चन में यहाँ चार पार्टिकल को रख दिया गया। चार पार्टिकल को रखेगा तो यहाँ पर सीधा सीधा ही रिजल्टेंट लिखेंगे हम, रिजल्टेंट आ जाएगा 4F cos थीटा। बिल्कुल, यहाँ पर जो नेट फोर्स बनेगा ना, वो बनेगा 4F cos थीटा। कब बनेगा, जब यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा हो, तो इस लाइन के अलोंग ऊपर की ओर फोर्स आएगा, और वो आएगा 4F cos थीटा, और उसकी वैल्यू लिखी जाएगी 4F यानी K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई, यहाँ पर जो 4F cos थीटा फोर्स आएगा ना, उसकी वैल्यू आएगी कितनी, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 इंटू cos थीटा। cos थीटा इज सिंपली रिटन एज बेस यानी x डिवाइड बाई हाइपोटेनस दैट इज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो ये पावर 1 बन जाएगी, ये 1/2, 1 प्लस 1/2 जो होता है वो 3/2 होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 कैपिटल Q स्मॉल q x डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। सिमिलर आंसर आते हैं दो चार्ज पार्टिकल के केस में 2F cos थीटा आता है। दोनों अगर लाइक चार्जेस हैं और उनके बीच में जो सेंटर वाला पॉइंट है उससे ऊपर उठा के अगर हम चार्ज पार्टिकल को रख देते हैं तो 2F cos थीटा, 3 के केस में 3F cos थीटा, 4 के केस में 4F cos थीटा। इस तरीके से हम फोर्स को लिखेंगे। फटाफट फटाफट से हमने ये भी लिख लिया। इसके बाद देखो क्या कहता है, ये कहता है कि इनिशियली Q इज इन इक्विलिब्रियम, नाउ इट इज डिस्प्लेस्ड बाय x डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस, देन फाइंड द नेट फोर्स ऑन इट। अगर मैं यूं कहूं कि ये जो है वो इनिशियली इक्विलिब्रियम में है, क्यों, क्योंकि इस पर फर्स्ट और इस पर सेकंड जो है वो इधर की तरफ, और ये जो है वो फर्स्ट ने फोर्स लगाया F1 और ये इसने सेकंड ने फोर्स लगाया। हमने बोला इनिशियली क्या है, इनिशियली सिचुएशन जो है वो कुछ ऐसी है कि F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और F1 और F2 का दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो डेफिनेटली क्या होगा, इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। तो हमने बोल दिया इस पर नेट फोर्स 0 बनेगा ऑब्वियसली। अब मैंने बोला यहाँ पर इधर एक चार्ज पार्टिकल है Q और एक इधर चार्ज पार्टिकल है Q, हमने यहाँ पर जो है वो इस चार्ज पार्टिकल स्मॉल q को फर्दर इधर डिस्प्लेस कर दिया, इधर की ओर डिस्प्लेस कर देंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, इससे सेपरेशन डिक्रीज हो जाएगा और a माइनस एक्स हो जाएगा, और इधर वाले से सेपरेशन बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा, a प्लस एक्स हो जाएगा। इधर वाले से सेपरेशन बढ़ा तो इसका फोर्स घटा, इसका फोर्स घटा तो मतलब इसका फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो गया, इसका फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाएगा, मतलब नेट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में आएगी। तो नेट फोर्स क्या बनेगी, नेट फोर्स बिकम F2 माइनस F1। देखो बेटा
जब हम इसको इधर डिस्प्लेस करेंगे तो सेकंड चार्ज पार्टिकल से इसका सेपरेशन कम हो जाएगा, और सेपरेशन कम होने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इफ डिस्टेंस गेट डिक्रीजेज देन फोर्स गेट इंक्रीजेज। हमने बोला कि अगर क्यों सेकंड पार्टिकल से इसकी जो है वो डिस्टेंस कम हो गई है तो इसका फोर्स बढ़ेगा, मतलब सेकंड वाले का रिपल्शन बढ़ेगा और फर्स्ट वाले का रिपल्शन कम हो जाएगा। तो नेट फोर्स क्या आएगा, F2 माइनस F1 आएगा, और F2 माइनस F1 जब लिखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई ये वाली वैल्यू आ जाएगी A माइनस एक्स और इसका स्क्वायर, फिर आएगा क्या, माइनस K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई A प्लस एक्स और इसका स्क्वायर। अब इनको सोल्व कर दूंगा तो मेरे पास नेट फोर्स आ जाएगा, F नेट बिकम क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा K कैपिटल Q स्मॉल q को बाहर निकालो, अंदर बनेगा A प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस A माइनस एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई नीचे लिख दो A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 2। अब फर्दर सोल्व कर दो, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, F नेट बराबर आएगा K कैपिटल Q स्मॉल q और इंटू इंटू कितना, इंटू क्या करें, इंटू 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 कितना, इंटू करने के लिए हमने बोला इनको सोल्व कर दो। इनको सोल्व करोगे तो क्या करेंगे, ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार इनको ऐड करेंगे और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A प्लस एक्स और प्लस A माइनस एक्स जब ऐड करूंगा तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक्स एक्स जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऐसे केस में क्या होगा, एक्स एक्स जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 2A, और जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे केस में ये वैल्यू बन जाएगी 2x, तो ये आ जाएगा 2A अपॉन एक्स और नीचे आ जाएगा A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास नेट फोर्स मिलेगा, और नेट फोर्स की जो वैल्यू आएगी बेटा वो बनेगी 4 Q स्मॉल q इंटू A इंटू एक्स डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2। ये हमारे पास नेट फोर्स आएगा। और यहां भी अगर हम कंडीशन ले लेंगे तो कंडीशन के केस में फोर्स अलग हो जाएगा, बाकी फोर्स की वैल्यू हमारे पास इस तरीके से आएगी। मेरे ख्याल से आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा, आपने जो है वो इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो मीन पोजीशन है वो मीन पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, बिकॉज जहां पार्टिकल को जब मैंने डिस्प्लेस करा तो वापस ये मीन पोजीशन की तरफ आना चाहता है, मतलब इसके पास एक रीस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर एक रीस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेटली पार्टिकल वापस से अपनी मीन पोजीशन पर आना चाहेगा, और रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है। और अगर हम ये कंडीशन ले लें कि अब इफ एक्स इज मच 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 लेस एज कंपेयर टू ए, तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी और ये वाली वैल्यू जीरो होगी, तो नेट फोर्स बराबर क्या बनेगा, नेट फोर्स बराबर बनेगा 4K कैपिटल Q स्मॉल q A, नीचे आएगा A की पावर 4, एक A कट जाएगा तो नीचे A क्यूब, और x के ये अपोजिट आएगा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने जाएंगे तो हम x के अपोजिट लिखेंगे, हम बोलेंगे ये माइनस है कब, वेक्टर फॉर्म में, और इनटू x आ जाएगा। जब फोर्स बेटा प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के तो पार्टिकल से पोलर मोशन करता है, और फोर्स के साथ जो है वो कोफिशिएंट जो होता है वो रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे केस में अगर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन लिखना हो तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज सिंपली रिटन एज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। यही होता है क्या, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे लिखते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज सिंपली रिटन एज 2 पाई बाई ओमेगा, एंड ओमेगा बिकम अंडर रूट ऑफ k बाई m। तो यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k, वेयर k इज द रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट एंड रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट इज दिस। ये रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में इसकी वैल्यू आ जाएगी m अपॉन नीचे आ जाएगा 4K कैपिटल Q स्मॉल q और ऊपर चला जाएगा A क्यूब। इस बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आप जो है वो इस तरीके से जो है वो आपको दिमाग में ये बात सेट नहीं हो पाती तो आप इसको मास इनटू एक्सेलरेशन लिख के भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर मास को जैसे डिवाइड करूंगा तो एक्सेलरेशन A बराबर आएगा क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अभी अभी अपन ने रिसेंट में एसएचएम भी पढ़ा था, तो हमें ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल परफॉर्म करता है तो ऐसे केस में उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा तो ऐसे केस में क्या होगा, पार्टिकल वापस अपनी मीन पोजीशन पर आएगा। उसके ओसिलेशन का टाइम पीरियड कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ये बातें क्लियर है ना, फटाफट फटाफट से मेंशन करते चलेंगे। आगे बढ़ता हूं अगले एक और क्वेश्चन की ओर, फटाफट फटाफट से। ये बोला गया है कि फाइंड नेट फोर्स इफ द चार्ज इज डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजीशन। यहां से जो है वो चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल को हमने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करा, और इस बार जो है वो डिस्प्लेसमेंट हमने इस तरफ करा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर एक्स कर दिया। तो ऐसे केस में देखो बेटा क्या सिचुएशन बनेगी, ऐसे केस में जो है वो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, ये पार्टिकल क्यू है, ये पार्टिकल क्यू है, और इसको मैं ऊपर की ओर कितना ले गया, एक्स ले गया। तो ऐसे केस में एक फोर्स इधर भी लगेगा, एक फोर्स इस पर इधर भी लगेगा। ये अपने पास माइनस क्यू है, माइनस क्यू है तो दोनों पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये वाला एंगल थीटा बनेगा, ये वाला एंगल थीटा बनेगा। ऐसे केस में फोर्स एफ का इधर कंपोनेंट एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा, तो नेट फोर्स जो है वो कितना बनेगा, नेट फोर्स बनेगा 2F कोस थीटा, और 2F कोस थीटा की वैल्यू लिखूंगा तो 2F, एफ कितना, अगर इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस बनेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स
स्क्वायर, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस एक्स है, तो ऐसे केस में फोर्स की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2, और कोस थीटा इज सिंपली रिटन एज थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, और बेस जो है वो बन गया x और डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास जो नेट फोर्स आएगा बेटा वो कितना बनेगा, नेट फोर्स की वैल्यू बनेगी 2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स डिवाइड बाई, यहां से इसकी पावर 1 हो जाएगी और इसकी पावर 1/2, तो हम बोलेंगे ये वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो नेट फोर्स बिकम 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। बहुत इजी अप्रोच से हम इसे लिख सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि अगर कोई भी दो, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से स्लाइड ऊपर डिस्प्लेस कर दिया जाता है, तो इस पर इधर फोर्स लगेगा, इस पर इधर फोर्स लगेगा, दोनों का नेट इधर की तरफ आएगा, और नेट फोर्स जो बनेगा वो बनेगा 2f cos थीटा। ये बात अच्छे से क्लियर हुई ना, ये बातें समझ आ रही है ना। अब आगे बढ़ते हैं अगले एक और छोटे से सवाल की ओर। इसी सवाल में अंदर हम एक और छोटा सा पार्ट अगर कर दें कि यहाँ पर पार्टिकल के लिए x जो है वो मच मच स्मॉलर है एज कंपेयर टू, x इज मच मच स्मॉलर एज कंपेयर टू ए, तो नेट फोर्स जो है वो क्या बन जाएगा, नेट फोर्स जो है वो इस केस में बन जाएगा बेटा 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2। आप देखोगे तो यहां से जो नेट फोर्स आएगा, और वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो एक्स के अपोजिट भी आएगा, क्योंकि डिस्प्लेस ऊपर करा, फोर्स आया नीचे, तो ये आया -2 कैपिटल के या 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई ए क्यूब और इंटू एक्स। अब वापस से ये रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट बनेगा, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट बनेगा तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सीधा लिखूंगा, टी बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटे 2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाई एम, वेयर के इज नॉट स्प्रिंग कांस्टेंट, दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे अंडर रूट ऑफ के की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई ए क्यूब, और डिवाइड बाई सॉरी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज सिंपली रिटन एज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, यहां पर मास ऊपर डिवाइड बाय रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट नीचे, तो ऊपर तो मास कंसीडर करना पड़ेगा और नीचे रिस्टोरिंग फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। ऊपर मास लिखा तो m इंटू ए क्यूब डिवाइड बाई 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा। तो फटाफट फटाफट से इन चीजों को जो वो मेंशन करते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ये चीजें बेटा जो है वो हमने बहुत अच्छे से सीख रखी है, पहले भी हमने इनके बारे में बात कर रखी है, दोबारा से हमने इन पॉइंट्स को जो है वो रिवाइज करा, रैपिडली एक रिवीजन जो है वो हमने लिया। इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कुलाम फोर्स पर मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है, देखना जी। अगर हम दो पार्टिकल के बीच में लगने वाले कुलाम फोर्स की बात करते हैं तो ये लिखा जाता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर यहाँ पर मैं k की बात करूं, k की वैल्यू होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, वेयर एप्सिलॉन r द रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। तो ऐसे केस में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इनटू r स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास जो है वो फोर्स की वैल्यू आ गई किसी भी मीडियम में। अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि वैक्यूम के अंदर फोर्स जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वैक्यूम के अंदर फोर्स जो होगा बेटा वो Q1 K Q1 Q2 या Q1 Q2 अपॉन नीचे बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। और अगर किसी मीडियम में फोर्स लिखना हो तो क्या लिखा जाएगा, Q1 Q2 अपॉन नीचे लिखा जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इनटू r स्क्वायर। दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट आने वाला है, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, ये सब चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, केवल और केवल बचेगा तो क्या, एप्सिलॉन आर बचेगा। तो ऐसे केस में एप्सिलॉन आर कहां चला जाएगा, सबसे ऊपर। तो एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एफ मीडियम बराबर आ जाएगा कितना, बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन आर। मतलब किसी भी मीडियम में जो फोर्स होता है वो वैक्यूम के फोर्स डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है। उस मीडियम की जो रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है उससे डिवाइड करने पर हमें उस मीडियम में फोर्स मिल जाएगा। मतलब जैसे ही हम एक चार्ज पार्टिकल को किसी दूसरे मीडियम में ले जाते हैं जिसका एप्सिलॉन आर 1 से अलग है, तो उस मीडियम में जो है वो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। अगर बेटा एप्सिलॉन आर की बात करूं तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो 1 होती है किसके लिए, वैक्यूम के लिए, और एप्सिलॉन आर की बात करें तो 81 होती है किसके लिए, वाटर के लिए। तो एप्सिलॉन आर जो है वो इस एप्सिलॉन आर को बेटा रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। ये 1 होता है फॉर वैक्यूम, और ये जो वैल्यू है k इक्वल टू 81 होता है फॉर वाटर, और
के इक्वल टू जो है वो अपने पास वैल्यू होती है बेटा इन्फिनिटी फॉर मेटल, मेटल के लिए इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इनफाइनाइट होती है। के इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, के की वैल्यू हमेशा और हमेशा किसी भी मीडियम के लिए वन से ज्यादा होती है। तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे ही हम दो चार्ज पार्टिकल को वैक्यूम से उठाकर किसी मीडियम में प्लेस कर देंगे, तो वैक्यूम से उठाकर जब आप किसी मीडियम में उन पार्टिकल्स को प्लेस कर देंगे तो डेफिनेटली उन पार्टिकल्स पर जो फोर्स है उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। ये बातें समझ आ रही हैं? तो फटाफट फटाफट से मेंशन करते चलेंगे। अब देखो बेटा, इसके बाद हम लोगों ने बोला कि एप्सिलॉन आर इज रिस्पांसिबल फॉर एक्सटेंडेड अप टू विच एनी सब्सटेंस और मीडियम कैन पोलराइज। एप्सिलॉन आर जो होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो पार्टिकल पोलराइज होता है, या उसी के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस है वो पोलराइज होता है। किसी का एप्सिलॉन आर ज्यादा है तो वो पोलराइज इजीली हो जाएगा। एप्सिलॉन आर के अकॉर्डिंग ही हम लोग बोलते हैं कि सब्सटेंस जो है वो पोलराइज हो सकता है। फिर इसके बाद बोला कि विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस डजंट एग्जिस्ट, कौन सा सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता? 10 वाला हो सकता है, 5 का हो सकता है, 7.5 का हो सकता है, ओ हो 0.75 का नहीं हो सकता। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फिर उसके बाद देखो बोला गया कि विच ऑफ फॉलोइंग, इसके बाद जो है वो फटाफट फटाफट से अगले पॉइंट पर चले। तो अगला पॉइंट देखो क्या है, अगले पॉइंट में बोलता है कि विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस विल गेट मोस्ट पोलराइज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मोस्ट पोलराइज वो होगा, देखो बेटा मेटल सबसे ज्यादा पोलराइज होते हैं, क्योंकि मेटल के लिए के की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। जिसका के जितना ज्यादा होगा वो उतना ही पोलराइज होगा, उतना ही वो इजीली पोलराइज हो जाएगा, और इजीली पोलराइज हो जाएगा तो उसका इंपैक्ट उतना ही ज्यादा आएगा। हमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा मोस्ट पोलराइज होगा? अरे भाई वो होगा जिसका जो है वो के क्या हो, सबसे ज्यादा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा हो। अगर अगर मेटल की बात करें तो मेटल जो होते हैं उनके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी होता है, वो बहुत इजीली पोलराइज हो जाते हैं, मोस्ट पोलराइज्ड होते हैं। इसके बाद एक अगला छोटा सा क्वेश्चन लिखा गया है, कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 100 न्यूटन व्हेन बोथ चार्ज आर प्लेस्ड इन द मीडियम, then electrostatic force become 80 न्यूटन, then find epsilon r। ओहो, किसी भी मीडियम में जो फोर्स है वो लिखा जाता है एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर। तो ऐसे केस में अपने पास मीडियम में फोर्स आया 80 न्यूटन, वेट वैक्यूम में फोर्स आया 100 अपॉन एप्सिलॉन आर। जब आपने इसे सोल्व करा तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ गई आपके पास 100/80। फर्दर आप इसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5/4। ये बातें समझ पा रहे हो क्या? फटाफट फटाफट से ऐसी बातें मेंशन कर दिया करो। ये बातें क्लियर तो हो रही है ना? ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व तो कर पा रहे हो ना? इसके बाद अगला एक और छोटा सा पॉइंट आता है कि इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम। अगर कोई सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम है, दो अलग अलग स्ट्रिंग से कोई दो चार्ज कनेक्टेड है, तो और उनके ऊपर जो है जो छोटे छोटे दो पॉइंट चार्ज जो है वो थ्रेड से हमने कनेक्ट करके रखे, और जैसे ही इन दोनों पॉइंट चार्ज को, ये दोनों पॉइंट चार्ज जो है वो लाइक नेचर के होने चाहिए, तभी ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे और कुछ इस तरीके की पोजीशन बना लेंगे जैसा कि आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट करा गया है। तो हम लोगों ने बोला कि जैसे ही हमारे पास कोई एक जो है वो चार्ज पार्टिकल है, कोई दो चार्ज पार्टिकल है, उन दो चार्ज पार्टिकल के लिए हम छोटी छोटी बातें करें कि वो दो चार्ज पार्टिकल को जैसे ही हम किसी थ्रेड से जो है वो हैंगिंग कंडीशन में रखेंगे और दोनों लाइक चार्ज पार्टिकल हैं तो वो इस तरीके की सिचुएशन ले लेंगे। बिल्कुल। और अगर दोनों का मास सेम है तो डेफिनेटली दोनों के द्वारा फॉर्म्ड एंगल भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हमेशा सेम ही लगेगा। दो चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है। इस पर भी एफ ही लगेगा, इस पर भी एफ ही लगेगा, दोनों पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम लगेगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम लग रहा है तो ऐसे केस में देखो क्या कहानी होती है। अगर बेटा मैं यहाँ पर छोटी छोटी बातें करूंगा तो मैं यूं कहूंगा कि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा, और ये वाला एंगल थीटा बनेगा तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा। तो ऐसे केस में टी का इधर कंपोनेंट आएगा टी कोस थीटा, टी कोस थीटा बैलेंस करेगा एम जी को, और टी साइन थीटा बैलेंस करेगा किसको? टी साइन थीटा बैलेंस करेगा एफ ई को। बिल्कुल, टी साइन थीटा का एक कंपोनेंट इधर भी आएगा, टी साइन थीटा एफ ई को बैलेंस करेगा। तो ऐसे केस में टेन थीटा बराबर क्या आएगा? टेन थीटा बराबर आएगा एफ ई अपॉन एम जी। अब हम लोगों ने बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो दोनों पार्टिकल पर सेम है, अगर मास अलग हो जाएगा तो थीटा अलग हो जाएगा। जिसका मास ज्यादा होगा उसका थीटा कम होगा। बिल्कुल, जिसका मास ज्यादा होगा उसका थीटा कम होगा। दूसरी बात, अगर ये एक्सपेरिमेंट जो है वो यही सेम एक्सपेरिमेंट अगर हम मून पर परफॉर्म करेंगे तो मून पर परफॉर्म करने के केस में क्या हो जाएगा? मून पर परफॉर्म करेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहली कंडीशन हमने ली कि इफ m1 and m2 या masses of both point charge particle are different then the angle formed by the thread with the vertical is also different means that हम लोग बोलते हैं tan theta is inversely proportional to the mass। if mass is large then angle is small, angle formed by the thread is small because tan theta is inversely proportional to the mass। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो दोनों पर हमेशा और हमेशा इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इनके थीटा को बैलेंस करेगा मास।
दूसरी बात, अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट जो है वो मून पर परफॉर्म करूंगा तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो है वो टेन थीटा बराबर क्या लिखा जाएगा, टेन थीटा बराबर लिखा जाएगा एफ ही अपॉन एम जी डैश, या यहां पर लिखूंगा एफ ही डिवाइड बाई एम जी बाई सिक्स। मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बाई सिक्स होता है, तो ये सिक्स एफ ही बाई एम जी आ जाएगा, मतलब टेन थीटा जो है वो सिक्स टाइम हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे मून पर अगर हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा तो थीटा गेट इंक्रीज्ड, थीटा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, थीटा बढ़ जाएगा, टेन थीटा सिक्स टाइम बढ़ा है तो थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। उसके बाद बोलता है कि अगर हमने ये एक्सपेरिमेंट जो है वो ग्रेविटी फ्री स्पेस में कर लिया तो क्या होगा, और अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस में हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा तो ऐसे केस में देखो क्या होने वाला है। अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट जो वो ग्रेविटी फ्री स्पेस में परफॉर्म करा तो ऐसे केस में आप लिखोगे एफ ई बाई एम जी, और जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये बनेगा एफ ई डिवाइड बाई जीरो, मीन्स दैट टेन थीटा इज टेंस टू इन्फिनिटी, और टेन थीटा टेंस टू इन्फिनिटी, देन थीटा बिकम 90 डिग्री, वो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, एक का 90 दूसरे का 90, तो ये जो स्ट्रिंग है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, ये स्ट्रिंग कंप्लीटली जो है वो, ये स्ट्रिंग कंप्लीटली जो है वो स्ट्रेट हो जाएगी जब हम इसको ग्रेविटी फ्री स्पेस में परफॉर्म करेंगे। फिर ये बोलता है कि व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज डन इन द वाटर, अगर यही सेम एक्सपेरिमेंट हम वाटर के अंदर डन करें या वाटर के अंदर परफॉर्म करेंगे तो हमें पता है एक बायंसी फोर्स और एडिशनल जो है वो यहाँ पर अटैच होगा। तो अगर हम ये सेम टू सेम जो एक्सपेरिमेंट है उसको जो है वो वाटर के अंदर परफॉर्म करते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में एफ बायंसी फोर्स और नीचे की तरफ जो है वो कौन लगने लगेगा, एम जी लगने लगेगा। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे नेट वर्टिकल जो फोर्स लगेगा, वी नेट नेट वर्टिकल फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन जो लगेगा वो क्या लगेगा, एफ नेट इन वर्टिकल डायरेक्शन, वो हमारे पास आ जाएगा बेटा एम जी माइनस एफ बायंसी, बायंसी फोर्स। ओहो हो, बायंसी फोर्स की वैल्यू क्या होती है, बायंसी फोर्स को बेटा आर्किमिडीज ने कैलकुलेट करा था। आर्किमिडीज ने जब इसके बारे में कैलकुलेशन करी थी तो उन्होंने बोला कि जब हम किसी भी टप में बैठ जाते हैं तो ऐसे केस में टप से पानी बाहर आता है, और जितना पानी बाहर आता है उतना ही टप में हमारे ऊपर फोर्स लगता है। हाँ, अगर एक पूरा भरा हुआ टप है और उसके अंदर आप बैठ जाते हैं तो जितना टप से पानी बाहर आएगा उतना ही पानी आप पर फोर्स लगाएगा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पानी में प्लेस करते हैं तो ऐसे केस में उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स है वो रिमूव्ड लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। अच्छा, रिमूव्ड लिक्विड का वेट कैसे लिखते हैं, रिमूव्ड लिक्विड का मास, रिमूव्ड लिक्विड का मास कैसे लिखूंगा, जितना हमने इसके अंदर वॉल्यूम सबमर्ज करा है उतना ही लिक्विड बाहर निकला होगा, और उतना ही लिक्विड बाहर निकला होगा। तो ऐसे केस में जो है वो वी इन और रो लिक्विड, ये तो मास ऑफ रिमूव्ड लिक्विड हो गया, और अगर इसका वेट लिखूंगा तो इनटू जी करूंगा, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स घट जाएगा ड्यू टू ड्यू टू बायंसी फोर्स। तो नेट फोर्स जो आएगा हमारे पास वो क्या लिखा जाएगा बेटा, एम जी इंटू वी रो लिक्विड इंटू जी। अब यहाँ कंप्लीटली सबमर्ज करा गया है तो वी इन और वी बराबर होंगे। ये हमारे पास जो है वो नेट बायंसी फोर्स आ गया वर्टिकल डायरेक्शन का। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा, वैक्यूम वाले फोर्स का डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो नया टेन थीटा बनेगा, टेन थीटा बराबर क्या बनेगा बेटा, टेन थीटा बराबर एफ ही बाई एम जी, यानी एफ ही या एफ मीडियम, एफ ही इन द मीडियम, मीडियम के अंदर वाटर के अंदर अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा तो यहां पर आएगा एफ ही इन मीडियम डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज एफ जी माइनस एफ बाई एन सी। तो टेन थीटा की वैल्यू हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। मेरे ख्याल से ये बातें आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ गई होंगी, इसमें आपको कोई तकलीफ वाली बातें तो नहीं रही होंगी। इसके बाद जो है वो बेटा एक छोटा सा देखो 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 देखो, आप अगर इसको सोल्व करते हैं तो आपको ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि कैसे हमने टेन थीटा लिखा, कैसे ये सिचुएशन बिल्ड हुई। पानी के अंदर अगर हम ये परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, पानी का डाइलेक्ट्रिक या किसी भी लिक्विड के अंदर हम ये परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, उस लिक्विड के अंदर पार्टिकल पर एक बायंसी फोर्स भी लगेगा, उस लिक्विड के अंदर पार्टिकल पर बायंसी फोर्स भी लगेगा, और उस लिक्विड के अंदर पार्टिकल पर एक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी थोड़ा डिफरेंट सा लगेगा। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ा डिफरेंट सा लगेगा तो ऐसे केस में हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम एफ ही डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स बिकम या नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन बिकम एम जी माइनस एफ बाइन सी। ये बातें आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ गई होंगी, मेरे ख्याल से इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फटाफट फटाफट से मेंशन कर दो, ये समझ आ रहा है ना, बोलो बच्चों। इसके बाद एक छोटा सा सवाल है, उस सवाल में हमें बोला गया कि फाइंड द टेंशन
एंड mg इफ द बॉल आर इक्विलिब्रियम। अगर ये बॉल इक्विलिब्रियम पर है तो हमें टेंशन और mg की वैल्यू लिखनी है। देखो बेटा, L का अगर हम इधर कंपोनेंट लेंगे तो ये L cos थीटा आएगा, ये वाला L sin थीटा आएगा, ये भी L sin थीटा आएगा। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ बनेगी वो बनेगी 2L sin 37, और 2L sin 37 अगर इसकी वैल्यू है तो डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस है वो है कितनी, 2L इंटू साइन 37, दैट इज 3/5। सोल्व करूंगा तो ये आएगा 6L/5। मतलब हमारे पास जो सेपरेशन है वो कितना आ जाएगा, सेपरेशन आ जाएगा 6L/5। ऑब्वियसली एक चार्ज क्यू है, दूसरा चार्ज क्यू है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ जाएगा। और टेन थीटा के लिए तो मैं जानता ही हूं, टेन थीटा बराबर लिखा जाता है क्या, एफ ही डिवाइड बाई एम जी। तो यहां से मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम के क्यू बाई आर स्क्वायर अपॉन एम जी। और टेन थीटा बिकम, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थर्टी सेवन इज 3/4। तो सोल्व करके लिखूंगा तो सबसे पहले एम जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। तो एम जी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 4k² डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और आर की जगह वैल्यू भी पुट कर दो, तो एम जी बराबर आ जाएगा कितना, 4k² डिवाइड बाई 3r²। तो डिवाइड बाई 3r, आर की जगह लिखूंगा तो ये आएगा 36L² डिवाइड बाई 25, ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे केस में ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 100 डिवाइड बाई 108 के कैपिटल क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अच्छा जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अपने पास है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमने बता दिया कि mg की वैल्यू इतनी होगी। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था mg, और दूसरा पूछा गया था टेंशन। अगर टेंशन कैलकुलेट करूंगा बेटा तो टेंशन जो है वो इस तरफ लगेगी, और टेंशन इस तरफ लगेगी, और ये वाला एंगल 37 था तो ये वाला एंगल भी 37 बना। टी का इधर कंपोनेंट आ गया कोस, इधर वाला कंपोनेंट आ गया साइन, तो टी साइन 37 एफ ही को बैलेंस कर रहा है। और ऐसे केस में टी साइन 37 अगर एफ ही को बैलेंस कर रहा है तो टी बराबर आ जाएगा क्या, एफ ही डिवाइड बाई साइन 37, और एफ ही की वैल्यू है के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और आर की जगह मैं लिखूंगा तो 36L² और ऊपर चला जाएगा 25, और अपॉन में आएगा 1/sin 37, और साइन 37 बिकम 3/5। सोल्व करूंगा तो वैल्यू आएगी 125 डिवाइड बाई 108 के क्यू² डिवाइड बाई एल स्क्वायर। ये बातें समझ आई हैं तो फटाफट फटाफट से मेंशन करते चलना। ये बातें क्लियर तो हो रही है ना, कहीं छोड़ के तो नहीं बग गए ना क्लास, बोलो 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 बच्चों, ये बातें क्लियर हो रही है ना, जल्दी जल्दी से मेंशन कर दो। यहाँ पर हमने जो है वो mg की वैल्यू कैलकुलेट करी, टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करी, और बहुत रैपिड खेले, बहुत जल्दी जल्दी हमने इसे सोल्व कर दिया फटाफट। कोई भी देर की बात ना करते हुए जल्दी जल्दी हमने इसे सिंप्लीफाई करा और फटाफट से इसके आंसर लिख दिए। बता दो, इतनी बातें आपको अच्छे से क्लियर है क्या, ये सारी की सारी कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई क्या, कोई दुख दर्द वाली बात तो नहीं है ना, बोलो 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 बोलो, जल्दी जल्दी बता दो। आगे बढ़ते हैं। अगले वाले केस में हमें बोला गया है फाइंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ बॉडी। सेकंड पार्ट इसका हम कर चुके, फर्स्ट भी कर चुके, मास ऑफ बॉडी भी हम लिख चुके। अगला एक और छोटा सा क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है फाइंड टी एंड चार्ज ऑन बोथ बॉडी, बोथ हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। दोनों पर इक्वल और अपोजिट चार्ज है। इस बार दोनों के जो थ्रेड है वो एक पॉइंट पर जो है वो पिन नहीं है, दोनों को दूर दूर रखा गया है। और दोनों को अगर दूर दूर रखा गया है तो ऐसे केस में क्या होगा। अरे क्या हुआ, कहाँ गए, हेलो, यही हो क्या। चलो अगला एक और छोटा सा सवाल सोल्व करते हैं बेटा। देखो क्या हुआ है, अगले क्वेश्चन को एक और बार दोबारा से देखूंगा तो इधर टेंशन टी लगा, टी का इधर कंपोनेंट आ जाएगा टी कोस 30, और इधर कंपोनेंट आएगा टी साइन 30। टी कोस 30 किसको बैलेंस करेगा, टी कोस 30 बैलेंस करेगा एमजी को, और टी साइन 30 किसको बैलेंस करेगा, टी साइन 30 बैलेंस करेगा एफई को, और टी कोस 30 बैलेंस करेगा किसको, टी कोस 30 बैलेंस करेगा एमजी को। तो ऐसे केस में हम इजीली लिख सकते हैं टी साइन 30 और टी कोस 30 दोनों की वैल्यू, टी साइन 30 और टी कोस 30 हमें इजीली मिल जाएंगे। टी साइन 30 यानी टी/2 बराबर आ गया एफ ही, तो टेंशन टी की वैल्यू तो आ जाएगी 2 ऑफ एफ ही, बिल्कुल। और मास हमें दे रखा था, तो ऐसे केस में हमने बोला टी कोस 30, कोस 30 कितना होगा बेटा, √3/2, तो √3
T/2 बिकम mg। तो ऐसे केस में t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 कैपिटल mg डिवाइड बाई √3। ये टेंशन की वैल्यू आ गई, यहां पुट कर दीजिए। और ऐसे केस में एफ ही आ जाएगा। एफ ही की वैल्यू कितनी आएगी, एफ ही बराबर आपके पास आएगा बेटा, एफ ही का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो एफ ही बराबर आ जाएगा mg डिवाइड बाई √3। ओ सर आपने इतना सारा क्यों करा, यहीं से डिवाइड कर देते। अरे मैं पागल हो गया था, इसको सीधा सीधा डिवाइड कर देते तो टी से टी कट जाता, ये बन जाता 1030 और 1030 1/√3 आता। तो ऐसे केस में ये mg/√3 आ जाता। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, k कैपिटल Q स्क्वायर, दोनों चार्ज सेम है, और डिवाइड बाई एल स्क्वायर, तो चार्ज Q स्क्वायर बराबर क्या आएगा बेटा, mg एल स्क्वायर डिवाइड बाई √3 इंटू के। और इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास Q की वैल्यू आ जाएगी कितनी, √mg एल स्क्वायर डिवाइड बाई √3 के। तो फटाफट फटाफट से हमने टेंशन भी बता दिया और दोनों बॉडी पर चार्ज की वैल्यू भी बता दी।